अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हमारा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और आज सबसे पहले हम टॉप स्टोरीज पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि सियासी माहौल गर्म है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, मुशावरतें हो रही हैं, पंछी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं तमाम जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हैं उनका नाम भी फाइनल कर लिया है और उनकी लिस्टें भी अब हमें सामने आना शुरू हो गई। तो MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जितने भी उम्मीदवार हैं उनको फाइनल कर लिया है। और अगर अहम रहनुमाओं की बात की जाए तो आपको कुछ मैं शेयर करती हूँ। जैसे रऊफ सिद्दीकी साहब हैं, वो NA 237 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से कंटेस्ट करेंगे। उसके अलावा अरशद वोरा साहब हल्का NA 240 डिस्ट्रिक्ट साउथ से जो है वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे। उसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार 241 डिस्ट्रिक्ट साउथ, मुस्तफ़ा कमाल साहब 242 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ी एक लिस्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है NA 248 से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हिस्सा लेंगे इंतखाबात में। तो ये जो है वो, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हम देख रहे थे कि उम्मीदवार फाइनल किए जा रहे हैं और उनके नाम सामने आ रहे हैं, इस पर भी बात होगी। उसके अलावा हमने देखा कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से जो है वो गवर्नर हाउस में मुलाकात की। आप फुटेजेस भी देख सकते हैं। और इस मुलाकात में सूबा सिंध में वफाक के तरक्याती मनसूबों, शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इकदाम पर भी जो है तबादला ख्याल किया गया। ये कहा गया कि सनतों को जो गैस का बहरान है, बिजली का बहरान है, उससे बचाना है, उससे निकालना है। और जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं उन मसाइल के ऊपर बातचीत की गई इस अहम मुलाकात में। इसके अलावा एक और ख़बर जो हमने देखी, सिंध हुकूमत ने शहरियों को 8 स्नार्कल्स का तोहफ़ा दिया है और निगरां वज़ीर ने 3 स्नार्कल्स की चाबियाँ मेयर कराची के हवाले भी कर दी हैं। और मकबूल बाकर साहब का ये कहना था कि कराची में बड़ी तादाद में ऊंची इमारतें हैं, अचानक आग लगने के वाक़यात पेश आ जाते हैं। जो लोग हैं वो मंजिल जो क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें फंस जाते हैं, तो रेस्क्यू में ये बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकती हैं। फायर एंड रेस्क्यू के लिए ये गाड़ियाँ आई हैं और आप ये देखें कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये जो स्नार्कल्स हैं, यकीनन 8 स्नार्कल्स का शामिल होना एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है। और इक्विपमेंट के साथ हाईली इक्विप्ड लग रही हैं, नई हैं। इसके अलावा जो सस्ता तंदूर है वो लगाया गया है, सोशल वेलफेयर ने कोरंगी में लगाया है और उसका मकसद ये है कि सस्ता खाना लोगों को फराहम किया जाए। यहाँ पर जो भी शख्स आएगा उसको 10 रुपये में एक रोटी मिलेगी। और क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि रोटी की कीमत ही मेरे ख्याल से 25 से 30 रुपये तक एक रोटी, जो आम तंदूर की रोटी होती है, वो फ़रोख्त की जा रही है। तो 5 रुपये में सालन भी मिलेगा, ये कहा गया है 5 रोटियां मिलेंगी, सालन मिलेगा, 100 रुपये अगर आप लेकर आएंगे। तो इस तरह के कुछ पैकेजेस हैं जो कि सस्ते हैं और रोज़ाना ये फराहम किया जाएगा खाना लोगों को कि आप आएँ और वहाँ पर कुछ पैसे देकर सस्ता खाना वहाँ से लेकर चले जा सकते हैं। उसके अलावा सिंध भर में गैस का जो बहरान है वो तो यकीनन शदीद है ही, उस पर तो हम तवातुर से बात करते ही रहते हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ गैस फील्ड से गैस की फराहमी में 65 MMC FDS की कमी हुई, जिसकी वजह से हम ये भी देख रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में पूरा दिन जो है वो गैस गायब रही और गैस में तातुल का जो है वो शिकार रहा। तो ये तो रोज़ का मामूली बन गया है कि सुबह से जो गैस गायब होती है तो रात में थोड़ी सी देर के लिए आ रही है और उसके बाद फिर जब लोड शेडिंग का गैस की टाइमिंग्स है तो उसमें भी लोड शेडिंग हो रही है। उसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी पर बात करेंगे कि जो हुकूमत और फैक्ट्रीज़ हैं उनका धुआं वो इंतहाई ख़तरनाक है। उसके अलावा स्मॉग बनता है, वो भी ख़तरनाक है। दरख्त काटे जा रहे हैं, वो भी माहौलियात के लिए ख़राब है। हम समंदर में, पानी में कचरा फेंक रहे हैं, वो भी ख़तरनाक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो ख़तरनाक है। तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ दिनों में बात करते रहते हैं, आज भी इस पर बात होगी। उसके अलावा हमने देखा कि स्कीम 33 में कराची में अरबों रुपए मालियत की जो सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है और ये कब्जे हो जाते हैं, फिर कब्ज़ों के ऊपर जो है वो बिल्डिंग्स बन जाती हैं, सोसाइटीज़ बन जाती हैं और वहाँ पर लोग रहना शुरू कर देते हैं। लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। फिर जब आप जो है वो एक्शन लिया जाता है, सोसाइटीज़ को, घरों को तोड़ा जाता है, तो फिर वो जो बेचारों की, जिनकी आवाम की इन्वेस्टमेंट होती है या लोग वहाँ पे कुछ अपने पैसे लगा देते हैं, तो वो ज़ाय हो जाता है। जो कब्ज़ा की गई सरकारी ज़मीन है उसकी 1 अरब 50 करोड़ रुपए की ये मालियत है जो जिस ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है। कितनी बड़ी ज़मीन है, क्या, इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं रमशा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं, कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? अरे वही बस दिन और रात उसी तरह गुजर रहे हैं जिस तरह से रूटीन में हमारे एक रिपोर्टर की गुजरने चाहिए। बिल्कुल ऐसे खबरों की तलाश, उसके बाद उन खबरों के हवाले से अफसरान के मौक़िफ़ लेने में सारा टाइम क्राइम गुजर की जाता ओवरऑल क्या सूरत हाल है अब, क्योंकि इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं तो पुलिस और ये जो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इन एक्शन है। कोई स्पेशल प्लानिंग और तैयारी होती है इनकी, या नॉर्मल बस ड्यूटियाँ लग जाएंगी और ये पहुँच जाएंगे काम करने? नहीं, इसकी बाकायदा तैयारी होती है और पूरी जो नफरी है तो उसको तैयार किया जाता है, कमांडोज़ को तैयार किया जाता है, पूरी एक फिजिबिलिटी बनाई जाती है कि भाई कहाँ कहाँ कितनी नफरी दरकार होगी, कितने पोलिंग स्टेशन होंगे, कितने हसास होंगे, कितने इंतहाई हसास होंगे, कितने नॉर्मल होंगे। तो उसमें पुलिस भी होगी, रेंजर्स भी होगी, कानून नाफिज करने वाले इदारे तो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अब इलेक्शन करीब करीब है, उम्मीद है कि हो जाए, तो उसके लिए भरपूर तैयारियाँ पुलिस की जानिब से तो जारी हैं अभी। और इंतज़ार यही कि अगर असल में थोड़ा सा लोगों में ना अभी भी कुछ इबाम सा है कि कैंसिल हो जाएंगे, कि हाँ कि कैंसिल ना हो जाए। और हमसे बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है ना, जहाँ भी हमारे मिलने वाले हैं या हम कहीं जाते हैं तो हमसे लोग पूछ रहे होते हैं, तो हम भी उनसे यही कह रहे थे कि जनाब 50-50 आजकल हॉट टॉपिक ये है, हाँ भाई क्या हो रहा है, इलेक्शन होंगे नहीं, बिल्कुल, खबर क्या है ना? बिल्कुल। यही इलेक्शन सवाल की लोग सबसे पहली खबर इलेक्शन की, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं कि वजह यह है कि 1 महीने से भी कम रह गया अब तो, इतना वक्त नहीं है इलेक्शन में। लेकिन जो सरगर्मियाँ नज़र आती हैं ना वो उस लेवल की नहीं है जो गुज़िश्ता लास्ट दौर ईयर में तो रही है। इलेक्शन से 3 महीने पहले कोई ऐसा माहौल बना हुआ था, जलसे हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, सियासी जमातों के बयानात हो रहे हैं, सियासी बयानात, लेकिन इस वक्त वो वाकई हमें वो फोर्स नज़र नहीं आ रही, हो रहा है लेकिन वेरी स्लो एंड स्टडी। लग रहा है कि वो पता है, ऐसा लगता है कि जो हम, मैं अपनी ज़ाती फीलिंग की बात कर रहा हूँ कि जैसे ज़बरदस्ती इलेक्शन नहीं होते, किसी को खड़ा कर दिया जाता है कि जी आपने इलेक्शन में खड़ा होना है, तो वो बड़ा जो है नाक मुँह बना के हाँ जी अच्छा ठीक है जी आ रहा हूँ। एक अजीब सी सुस्ती सी और काहिली सी नज़र आ रही है। मतलब मूड की बात जो है ना, एक हर चीज़ का एक मूड होता है ना, तो जो सरकारी जो सियासी पार्टियाँ हैं ना वो कुछ मूड में भी नहीं है। यहाँ कराची में सिर्फ थोड़ी सी पीपल्स पार्टी की जो है हिलजुल नज़र आई है, कुछ MQM की अब कुछ 1-2 रोज़ से आना शुरू हुई है। कल उनके नाम भी अनाउंस हुए हैं जो इनके हलकों में से खड़े हुए थे, NAS के जो उम्मीदवार हैं। अभी मैंने कुछ का जिक्र भी किया, हम नामों का कुछ हल्का फुल्का स्पार्क नज़र आया, लेकिन वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जितने दिन कम हैं उसके हिसाब से वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद सबको यही है कि अगर होने हैं तो पुरअमन इलेक्शन हो, ताकि पब्लिक भी जो है वो क्योंकि पब्लिक पहले ही परेशान है दीगर अपने मसाइल की वजह से, जो बुनियादी मसाइल इनको वसाइल जो है मुहैया नहीं किए गए आज तक। तो वो ये कहते हैं कि अब पता नहीं जो आने वाली हुक्मरान जमात होगी वो भी उनके मसाइल हल करेगी या नहीं करेगी, तो वो उस मामले में थोड़ा सा इबाम के शिकार हैं। ऐसा ही है। दुआएं ज़रूर कर रहे हैं कि अच्छा हो। हाँ, दुआएं तो बिल्कुल, और वोट भी कास्ट करें कम से कम। यहाँ पे अदम एतमाद का भी लोग इजहार करते हैं ना कि यार इलेक्शन में वोट डालने से होगा क्या, छोड़ो वोट नहीं डालने जाना और इससे कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन हाँ आती है। कहीं ना कहीं ये ज़रूर मैटर करता है, चाहे कुछ भी हो, हमारी यहाँ धांधलियाँ भी होती हैं, बेमानियाँ भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो अपना फ़र्ज़ है उसे ज़रूर अदा करने की कोशिश करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से, और ये जो मुलाकात है उसमें ये कहा गया कि तरक्याती मंसूबे हैं, गैस और बिजली से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए, इंडस्ट्रीज़ का मसला हल किया जाए। यकीनन ये बातें तो हैं बहुत, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये तो और ज़्यादा पहले इन चीज़ों को डिस्कस होकर रिजॉल्व हो जाना चाहिए था? ज़ाहिर सी बात है, ये तो पहले के मसाइल हैं, आज के मसाइल नहीं हैं, देरीना मसाइल हैं हमारे, इनको पहले हल हो जाना चाहिए था। लेकिन एक अच्छी बात ये नज़र आती है, कम से कम कोई इस पर बात तो कर रहा है। अगर गवर्नर साहब और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है, उन्होंने बातचीत की है आपस में, तो चले शुक्र है कि हम कम से कम कराची के इन मसाइल के लिए बात तो हुई। तरक्याती मंसूबों की अगर बात करें तो तरक्याती मंसूबे तो बेतहाशा जारी हैं इस वक्त कराची में, क्योंकि ट्रैवल आप भी करती हैं कराची में, हम भी करते हैं, तो इतने ज़्यादा तरक्याती मंसूबे जारी हैं कि अब ट्रैवल करना एक इम्तिहान बन गया है, ठीक है ना। तो सबके लिए इम्तिहान बन गया, मोटरसाइकिल वाले के लिए भी, कार वाले के लिए भी, बस वाले के लिए भी, सबके लिए इम्तिहान बनता जा रहा है। लेकिन चले, एक अच्छी बात यह कि तरक्याती काम हो रहा है, और होने का मकसद यह है कि उनको फ़ंड्स की फराहमी जारी है, तो वो काम इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो भी मंसूबा, छोटे से छोटा मंसूबा भी है ना, उसको भी कम से कम 2-2 साल, मिनिमम 2 साल दरकार हैं, और जो बड़ा मंसूबा उसको कम से कम 5 साल दरकार हैं। अगर उनको इसी तरह फ़ंड्स की फराहमी रेगुलर जारी रही तो हो सकता है कि अगले आने वाले चंद सालों में कुछ बेहतरी हमें शहर में नज़र आए। अब बात अगर गैस की करें तो गैस तो वाकई बिल्कुल नापैद हो गई है शहर में से,
एलपीजी लोग ख़रीद रहे हैं बेचारे, गरीब हों या अमीर, सब उस पर ही आ गए हैं। अब गैस तो घरों में आ नहीं रही है। अब ये देखें ना कि कितना बुरा सूरत हाल है। भी गैस से रिलेटेड खबर अभी भी मैंने पढ़ी, उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं, शामिल करते हैं उसको। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात जो है मुख्तलिफ गैस की फराहमी नहीं हुई और जो 65 MMC FDS गैस है उसकी कमी हुई। लाइन जो है, लाइन पीक, वो बुरी तरह मुतासर हुआ। इस पर सुई सदर्न गैस ने ये फरमान जारी किया कि प्रेशर की में शदीद कमी का सामना है सिंध और बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से ये जो शेड्यूल है गैस का वो भी मुतासर हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने देखा कि गैस नहीं मिल रही थी। उन्होंने अभी भी बता दिया हफ्ते और इतवार के बजाय जुम्मे और हफ्ते को सनतों को गैस की फराहमी जो है वो बंद रहेगी। शहर के मुख्तलिफ अब आप ये इलाकों देखेंगे में जुम्मे को भी नहीं चलेगी सनतें, इतवार को भी बंद होती हैं, तो ये काम कैसे होगा? जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे नहीं कर पाते, जो प्रोडक्शन है वो बुरी तरह मुतासर हो जाती है। फिर घरेलू सार्फिन का आप देखें बुरा हाल है। जिससे मैं ऑफिस आके पूछती हूँ सुबह, तो ये कहते हैं यार आज भूखे आए, नाश्ता करके नहीं आए, कल रात से कुछ नहीं खाया क्योंकि गैस नहीं थी। तो ये तो आम हो गया है बिल्कुल इशू। गैस बिल्कुल गायब है जी। अगर ये सुई सदर्न गैस अगर अपना बयान भी जारी कर रही है तो वो सनती जोन्स के हवाले से जारी कर रही है कि उनको गैस नहीं पहुंची है। लेकिन अगर रिहायशी और रेजिडेंशियल जो इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, आम लोग, आवाम जो रहती है, हम समेत, तो वहाँ पर गैस बिल्कुल मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रही गैस। लोग एलपीजी के सिलेंडर जो है वो भरवा के इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ हादसा भी फिर पेश आ जाते हैं। लेकिन गैस ऐसे है नहीं इस वक्त शहर में। और अगर वो ये दावा करते हैं कि हम प्रेशर की कमी है, तो प्रेशर की कमी कब से है? मतलब ये मामला जो है कई माह से जो है ना इस वक्त शहर में है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस पर एहतजाज भी होना शुरू हो गया। अब चले गैस से बंदा निकलता है। आपको ये बताऊं कि इस वक्त कराची में जितने भी होटल्स हैं और ये जो नान बाई हैं, जो तंदूर वाले हैं और पकवान सेंटर वाले हैं, ये अब इस गैस पे इनको बिल्कुल यकीन नहीं रहा कि उसका प्रेशर आएगा या नहीं आएगा। उन तमाम लोगों ने जो है बड़े बड़े सिलेंडर्स लगा लिए हैं। अच्छा, वो एक तरह से ख़तरा भी है क्योंकि जाहिर सी बात है एक पकवान सेंटर वाला है वो एक्स्ट्रा सिलेंडर भी रखेगा। ऊपर रिहायशी इमारत है और नीचे उसने रखा हुआ है। रेस्टोरेंट्स में आप देखें बड़े बड़े सब जगह पर सब लोग सिलेंडर्स पे चला रहे हैं। एक चाय के होटल, क्योंकि कराची में चाय के होटल का बिजनेस सबसे टॉप पर है। चाय इतनी महंगी हो गई, लेकिन उसके बाद महंगी भी हो गई है, लेकिन बहरहाल कराची वालों की पसंद है। तो चाय का होटल यहाँ पे कामयाब होता है, खासतौर पर कोयटा वाले की चाय का होटल जो है। तो हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है सर्वे में कि तमाम होटल्स उस एलपीजी सिलेंडर पे चल रहे हैं। कोई भी गैस वाला मामला नहीं है, गैस नहीं आ रही है उनके पास। और अब तो एक नया मामला सामने आया है, इस माह जो बिल आए हैं सुई सदर्न गैस की जानिब से, वो बिल बहुत ज़्यादा आए हैं और पूरे महीने गैस भी नहीं मिली। उसके बावजूद कम से कम भी कोई 4 से 6 गुना ज़्यादा बिल जो है। अच्छा, एक तो हमने पिछले दिनों देखा था कि खबर आई थी वो मीटर रेंट में इजाफा हुआ था ना, वो 400 रुपये तक का पता नहीं कितने का इजाफा हुआ था और अभी फिर दोबारा इजाफा हुआ। कल परसों खबर थी कि जो स्लो मीटर रीडिंग है या स्लो मीटर, उन्होंने कुछ उसका नाम दिया है, यानी आप अगर स्लो इस्तेमाल कर रहे हैं या वो जितना आपका एक नेट बिल बनता है उससे कम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको बिल में वो एडजस्ट होकर आएगा। और 230 रुपये 200 रुपये उसकी जो ना वो एक अमाउंट है, वो फिक्स अमाउंट उन्होंने वो चार्ज लगा दिया। अब आप बताएं नहीं, ज़्यादती नहीं है तो मतलब आप करें इस्तेमाल ना करें, आए ना आए, वो आपने भरना है। एक आम शहरी के लिए तो ये ज़्यादती है। वो इसलिए कि वो उसका बेचारे का क्या कसूर है, उसको तो गैस भी नहीं मिल रही, उसके बाद मीटर चार्जेस चले ठीक है वो भरने के लिए तैयार है। मतलब मुसलसल अगर चीज़ें बढ़ती रहेंगी और उसको गैस भी नहीं मिलेगी तो वो किस तरह, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो रिहायशी लोग हैं, आपने कभी अपने गैस का मीटर देखा है जाके कि कभी स्लो चल रहा है या नहीं? कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि उसमें लोग उसको कम करें। ये सारी जो मामलात हैं ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ में होते हैं कि भाई गैस के मीटर को स्लो करने के वाक़यात या शिकायत मौसूल होती हैं। लेकिन रेजिडेंशियल में हमने कभी ये शिकायत सुनी नहीं है। रेजिडेंशियल में प्रॉब्लम यह है कि इनका ज़्यादातर जो इनकी लाइनें हैं बहुत पुरानी हैं गैस की, और जब भी तरक्याती काम होते हैं सड़कें जो है वो खुदती हैं तो उसके बाद सेवरेज की लाइन्स वगैरह उस पर मिक्स हो जाती हैं, उसका प्रेशर टूट जाता है क्योंकि जगह जगह से लीक हो जाती है और ऊपर से जो है रोड डाल दी जाती है। उसके बाद अब उस रोड की खुदाई कौन करे, उसका बजट चाहिए, नई पाइपलाइनों को बजट चाहिए। तो बहुत सारे काम जो गैस की फराहमी है इलाकों को, वो असल में ये भी मसला होता है ना कि सब जो इदारे हैं वो आपस में ऑन बोर्ड भी नहीं है। अगर एक सड़क खोद रहे हैं तो उसमें जो सेवरेज लाइन है डिपार्टमेंट उसको भी शामिल कर लें, जो ये काम कराए आप शामिल करें। जो गैस और बिजली की लाइंस हैं, बिजली तो खैर हमारी अंडरग्राउंड है ही नहीं, तो सारे तार माशाल्लाह हवा में हमें नज़र आ रहे होते हैं।
तो ये अगर तमाम इदारे ऑन बोर्ड हों तो मेरे ख्याल से ये जिस तरह कराची खुदा हुआ है तो ग्रेजुअली भी अगर लाइंस चेंज होती हैं अरसे में तो बहुत कुछ तब्दीली आ जाती है और बहुत बेहतरी आ जाती है। अगर सोचें हम और काम करना चाहें तो वाकई तब्दीली आ सकती है, लेकिन ये शायद हमें विरसे में मिले हैं ये मसाइल, और शायद हमारी जो आने वाली नस्लें उनको भी विरसे में ही लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि सतही और जो टेलीफोनिक राब्ते या जो मुलाकातें वैसे भी होती हैं, इनमें अभी जो सतही बातें इनसे निकलना चाहिए और कोर इशूज़ डिस्कस होने चाहिए अमली कि इनको हमने ये तो सारी बातें ना देख, हाँ अमली इकदाम क्या करने हैं वो बिल्कुल होना चाहिए। ये गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सबको पता है टैक्सेस का इशू है, लेकिन इनको हल कैसे करना है इस पर अब मेरे ख्याल से बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लें, सरबराहान की मुलाकातें हों, मीटिंग्स हों, इस पर बात होना नहीं, इस पर अमली इकदाम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि अब जो है ना शहरी बहुत ज़्यादा अब वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब तो वो बेचारे जो है ना सड़क पर भी नहीं निकल सकते एहतजाज करने के लिए, वो इतने मजबूर हो गए हैं। क्योंकि बाहर आते तो पुलिस मारती है, वापस जाते तो घर में बच्चे भूखे बैठे हुए होते हैं और परेशान हाल बैठे हुए होते हैं। बिजली का हाल आप लोग सबके सामने, उसका टैरिफ इतना महंगा हो चुका है कि वो हर किसी के अब बस में नहीं रही है। अब एसी चलाना और एक दो एसी चलाने वाले एक बहुत बड़ी अय्याशी अगर आप इसको समझें तो वो उसमें शामिल हो गई है, लग्जरी लाइफ के अंदर शामिल हो गई है। और एक आम शख्स का जो बेचारा किराए के मकान में रहता है, उसकी सैलरी मामूली सी है और उसके बाद जब बिजली का बिल आता है तो बेचारा क्या करेगा, आप ये बताइए। सैलरी तो अब ऐसा लगने लगता है कि बिजली के बिल के लिए आती है कि आप उठाएं और वो सैलरी जो है ना वहाँ पर दे दें, क्योंकि इस कदर इजाफा हो गया लोगों के बिजली के बिलों में, तो बहुत ज़्यादा लोग अब उम्मीद है किससे, हुकूमत से, जो भी हुकूमत बनती है उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ ऐसे इक़दाम करे, कुछ रिलीफ तो मिले। रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल रहा। अगर आप गुज़िश्ता 20 साल में भी चले जाएँ तो मज़ीद हर चीज़ में इजाफा हुआ है और इजाफे के साथ वो चीज़ फराहम होना भी बंद हो गई है। पैसा भी लिया, हाँ, टैक्सेस भी लिए, टैक्स नेट कितना अभी इस वक्त है मजबूत किया है इन्होंने, लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, चले बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक आम आदमी का कहना है ना वो ये है कि अगर किसी और तरक्की याफ्ता जो मुल्क है उसमें वो टैक्स लेते हैं तो उसके बदले में वो फैसिलिटेट भी करते हैं, सहूलियात भी फराहम करते हैं। हमारे यहाँ टैक्सेस तो ले लेते हैं लेकिन जाहिर सी बात है रिटर्न कुछ भी नहीं है। उससे मायूसी जो फैली हुई है, तो आज के इलेक्शन में जो इस वक्त आपको शहर में एक सोगवार सी फिज़ा नज़र आ रही है ना, उसकी वजह यह है कि लोग मायूस हैं कि अब आने वाली हुकूमत भी उनको कुछ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, या वो भी कोई नया टैक्स उन पर लागू करके जो है वो आगे निकल जाएगी। अब ये जो आपने बात की ना सही बात है, मायूसी इतनी ज़्यादा फैल गई इनके पिछले इलेक्शन में लोगों ने अपने मनपसंद अफराद को वोट दिया, बिल्कुल, और वो जमात शायद अब उसके पीछे हाथ था नहीं था, ये एक अलग बहस है, लेकिन वो बहरहाल आ गए और हमें वेव भी नज़र आई कि लोग खासे एक्टिव होते थे, जलसों में आते थे खान साहब के और ये सारी चीज़ें, तो वो एक एतमाद का या उम्मीद की फ़िज़ा कायम हो गई थी कि चलो नया फेस है, लेट्स ट्राई इट। अभी मायूसी का आप समझते हैं मेरा साहब कि अभी एक मसला ये भी है कि लोगों के पास अब कोई फेस नहीं है जिसको वो चाहते हो कि अब इसे मौका दिया जाए, क्योंकि तमाम ही लोग कई दफ़ा बरसर इक़्तिदार आए हैं लेकिन जो अवामी मसाइल है वो हल नहीं हुए। तो अब लोग कहते हैं कि इलेक्शन हो ना हो हमारे लिए तो एक जैसी सूरत हाल है, हमें नौकरी करनी है, हमें खाना है, हमें पीना है, अपने सर्वाइवल की जंग है, वो हम लड़ रहे हैं चाहे वो कोई भी हुकूमत आए। ये लोगों का वर्जन है। वैसे यही बात है, आप किसी भी इलाके में जाएंगे ना जहाँ मुतवस्सित तबका रहता है या गरीब तबका रहता है, आप जब उनसे आके मिलेंगी, हम मिलते हैं, हमारी तो रोज़ाना उनसे मुलाकातें हैं किसी न किसी वजह से, तो यही वजह है वो इंतहाई मायूस हैं। उनका ये कहना है कि भाई फ़लाँ साहब कई दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, फ़लाँ साहब कई दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, फ़लाँ साहब कई दफ़ा वज़ीर-ए-आला रह चुके, गवर्नर रह चुके, लेकिन इस शहर को हम तो खैर इस शहर की बात करेंगे, इस शहर की आवाम को कराची जो मेगा सिटी है, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था और है भी, अब भी है, ठीक है ना, उसके जो मकीन हैं, उसके जो बासी हैं, उनको कुछ नहीं मिला। हाँ, ये गरीब परवर शहर तो है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं और पानी पिलवाएं मेराज भाई को, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं, रोज़ी कमाते हैं, रोज़गार कमाते हैं, और जाहिर सी बात है जो यहाँ के मुकामी वो भी कमाते हैं। बिल्कुल ऐसे आप ये देखें ना कि किस कदर यहाँ पर लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर कितने तरह का कारोबार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बेसिक सहूलियात ना होने की वजह से ना कोई भी चीज़ आपको पता है मरदमशुमारी वाले मामलों पे कितने एतराज़ात उठे थे कि जी आबादी कम जाहिर कर रहे हैं। तो अगर आप उसूलन और देखेंगे ना तो जो मुकामी लोग हैं वो आपको इतने ही मिलेंगे जितनी मरदमशुमारी में तादाद जाहिर की गई। बाकी जाहिर सी बात है बाहर से आने वाले लोग हैं,
लेकिन वो भी जाहिर सी बात है लेकिन मुल्क का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द सिटी है, उसकी वजह ये कि वो उनके पानी भी आईडी कार्ड्स इस्तेमाल वहाँ के करते हैं हैं, ना, बिजली भी उनके टैक्सेस वहाँ पे बनते हैं, उनके मामलात वहाँ के हैं। यहाँ वालों के टैक्सेस वो तो भर रहे हैं अपने, लेकिन जो दूसरे लोग आए हुए उनके भी टैक्सेस को यहाँ शामिल कर लिया जाए तो हो सकता है कि कोई बेहतरी की सूरत हाल है। लेकिन बात वही है कि मायूस हैं सब। बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये मायूसी तो है, लेकिन हम फिर यही बात कहते हैं कि हर उभरता हुआ सूरज, हर नया दिन एक उम्मीद लेकर आता है, एक रोशनी लेकर आता है। जब इंतखाबात होंगे तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में और हालात में बेहतरी आएगी। हम सब एक वाटर ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं उसके बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और हमने बात की थी कि फिरर हॉल में बड़ी एक अच्छी जो है वो नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। मैरीगोल्ड फेस्टिवल, चौथा मैरीगोल्ड फेस्टिवल है जिसका आगाज़ हो चुका है और गेंदे से रिलेटेड जो फूल हैं, उनकी अक़साम हैं, वो आपको देखने में मिलेंगी। तो शहर कायद के वासियों के लिए एक अच्छी खबर भी है, अच्छी एक्टिविटी भी है। चलते हैं ज़रा वहाँ से पूछते हैं, क्योंकि आज से इसका आगाज़ होना था और स्टार्ट अब हो जाएंगे लोग आना, क्योंकि अभी तो सुबह है और जैसे जैसे शाम होगी, दोपहर होगी तो लोग आएंगे। चलते हैं आयमा की तरफ और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम आयमा, कैसी हैं आप? और ये बताइए कि इस वक्त जो नुमाइश है उसमें कितनी इक़साम के गेंदे लगाए गए हैं और बड़ी अच्छी परिंदों की चहचहाहट की तो आवाज़ आ ही रही है। कैसा मौसम है बाहर? वालेकुम अस्सलाम रमशा। देखिए यहाँ पे जो है वो मैरीगोल्ड फेस्टिवल का आ रहा है। यहाँ पे अब से कुछ देर बाद जो है बैरिस्टर कराची मुर्तज़ा जो है वो इस तक और मैरीगोल्ड की मुख्तलिफ इक़साम के फूल यहाँ पे मौजूद है, जिनमें आप मेरे अकब में भी देख सकती हैं कि यहाँ पे जो है वो जर्द रंग के और ऑरेंज कलर के जो है वो मैरीगोल्ड खूबसूरत रंग में यहाँ पे फैले हुए हैं। दूर तक जो है वो एक नज़र अगर हम दौड़ाएं तो दूर तक ये फ्लावर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर बात करें तो फूलों का और इंसानी मिजाज का जो है वो चोली दामन का साथ होता है। फूल जो है वो इंसानी मिजाज पर भी खासा असर अंदाज होते हैं। इंसान का जो है वो दिल भी खुशगवार हो जाता है, मिजाज भी खुशगवार हो जाता है। और बैरिस्टर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये रिवायत जो है वो इस साल भी बरकरार रखी गई है। चौथा मैरीगोल्ड फेस्टिवल का आज जो है वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा और 3 रोज तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। शहरी जो है वो यहाँ पे आके इन फूलों को देख सकते हैं, यहाँ पे लुत्फानंदोज हो सकते हैं यहाँ पे, और जो है वो अपनी रोजमर्रा की रूटीन से थोड़ा सा बाहर निकल के जो है वो यहाँ पे आएँ और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। और क्योंकि दाखिला भी मुफ्त है, यहाँ पे लोग मुफ्त में आ सकते हैं। कितनी बड़ी जगह है जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आयमा ये फूल लगे हुए नजर आएंगे हमें। पूरे फिरर हॉल में है या ये क्या है, एक छोटे से एरिया में? जी बिल्कुल, पूरे फेरियर हॉल में तो नहीं लगाए गए, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पे फेरियर हॉल का जो आधा हिस्सा है वो इन फूलों के लिए मुख्तस किया गया है और यहाँ पे जो है वो फूल लगाए गए हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है फेरियर हॉल के अंदर जो है वो इस फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। जी सही आयमा, तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। बड़े अच्छा जो है वो यकीनन इवेंट है और इसमें यह है कि आप जाएं, देखें और बच्चों को भी ले जा सकते हैं। लोग वैसे भी वहाँ पर चहलकदमी के लिए जाते हैं, अमूमन वीडियोस बनाने के लिए भी अब तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो एक अच्छी एक्टिविटी लोगों को मिल जाएगी। मिराज साहब बिल्कुल, वहाँ तो देखिए फ्रेयर हॉल एक बड़ी खूबसूरत जगह है और अब तो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं टिकटॉकर्स और ये वीडियो बनाने की शौकीन जो बच्चियाँ जो वीडियो बनाने के लिए इनका तो वहाँ पे जमकटा लगा रहता है। सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, ये वहाँ पर पहुँचे भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, क्योंकि नेचर से जो है ना सब लोग करीब रहना चाहते हैं। तो अब ग्रासिंग वगैरह भी यहाँ पर दरख्त भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। और अब तो एक और नया इजाफा हुआ है कि चले जी मैरीगोल्ड फेस्टिवल जो शुरू हुआ है, तो फूलों का तो वाकई आयमा ने जो बात की तो वो एक आपके मिजाज पर एक असर डालते हैं। जाहिर सी बात है, हम कि मशीनी माहौल से जब निकलते हैं, जैसे हमारी रूटीन रहती है सुबह से लेकर रात तक की, अगर उससे 1 घंटा निकाल के हम ख़ुद को या अपनी फैमिली को भी लेकर वहाँ पर जाएँ तो इसका बड़े मतलब बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। और ये एक्टिविटीज़ जो है ये करते रहनी चाहिए हुकूमत को या सिटी गवर्नमेंट को। उसमें ये होता है कि लोगों को कम से कम कुछ थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, वहाँ जाते हैं तो उनके भी मिजाज पे भी असर पड़ता है, उनके जो टेंशन जो हैं, क्योंकि कोई भी शख्स इस वक्त कराची में तो ऐसा नहीं है कि जो किसी न किसी परेशानी से दो चार ना हो, तो उसको कुछ वक्त तो ऐसा मिलना चाहिए कि वो जो कुदरती नज़ारों में खोकर जो है वो
कुछ रिलैक्स फील कर सके कि भाई चलो कुछ देर तो मैंने कुछ अच्छा वक्त गुजार लिया। और ये माहौल दोस्त भी हैं ये इकदामात जो है ना, ये अच्छा है, लोग जाते हैं और फिर उनको प्रमोशन भी मिलती है कि हाँ यार ये लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और वो ये कहते हैं कि माहिर माहौलियात के वो मईशत के लिए भी नुकसानदेह है। हुकूमत को जो फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है उस पर काबू पाना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है दरख्त। जब दरख्त ही नहीं होंगे तो आप कैसे काबू पाएंगे। अभी भी हमने देखा कि जौहर वाला जो रोड है उसके ऊपर काफ़ी सारे दरख्त काटे गए। इससे पहले मलिर हॉल से मॉडल तक कई दरख्त काटे गए। उसके अलावा भी हमारे यहाँ प्लांटेशन का काम इतना ज़्यादा कोई तवातुर से होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये कैसे काबू पाएंगे। और अभी हमारी जो वेदर कंडीशंस हैं शहर में कितनी ख़राब हो गई, वायरल्स फैल रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, पॉल्यूशन में इजाफा हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे गुलिस्तान जौहर का जो वाक़या है, दरख्त काटे गए हैं, तो दरख्त काटना ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। इसकी बाकायदा एक FIR भी लॉन्च होती है कि अगर कोई दरख्त काटता हुआ पाया जाए तो वो मुलज़िम ठहरता है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है और होता भी रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा हैरतनाक मामला हुआ, इतने सारे दरख्त कट गए, अभी तक किसी डिपार्टमेंट ने ऑन नहीं किया है कि भाई हमने काटे, ये हमने इसकी परमिशन दी थी। तो इस इतने बड़े शहर में जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल तो चलो अपनी जगह पर हैं कि वो तो लूट के भाग जाते हैं, मतलब किसी ने अगर दरख्त काटे होंगे तो कोई गाड़ी भी लाया होगा, उसके 4 आदमी भी होंगे और उसमें टाइम और वक्त तो लगा होगा ना, किसी ने भी नहीं देखा कि यहाँ पर क्या हुआ। तो ये एक तो ये बड़ा अफसोसनाक है मामला। और दूसरा मामला मैं उससे जोड़ता हूँ मैरीगोल्ड फेस्टिवल से, कि ये नुमाइशें जो अगर आप साल में लगा लेते हैं तो अगर इनकी जगह, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर प्लांटेशन की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जो आपके पास ग्रीन बेल्ट्स तो पड़ी हुई हैं, अगर वो वहाँ पर आप इन फूलों को मतलब काश्त कर लें तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वो होगा। और दूसरी बात हमारे यहाँ एक और चीज़ की कमी है। हमारे यहाँ बुलंद व बाला इमारत के बारे में जो है बातें तो की जाती है कि जी बन रही हैं, तरक्की याफ्ता भी है, सब कुछ है। पूरी दुनिया में बुलंद इमारतों के लिए बायलॉज जो होते हैं उसमें ये शामिल होता है कि वो रूफ़ गार्डनिंग करेंगे, क्योंकि अगर रूफ़ गार्डनिंग होती है तो उस पर ज़ाहिर सी बात है वेदर पे उसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम है, दरख्त कम है, और जो हैं उनको नामालूम अफराद जो है वो काट के ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे कोई एक्शंस ही नज़र नहीं आते। और वाकई ये बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें लोगों का भी एक रोल होना चाहिए कि लोग भी अपने घरों के बाहर दरख्त लगाएं और प्लांटेशन करें, ग्रीन करें अपने आसपास के इलाकों को। दरख्त लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, सब कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार है हम। मेरे ख्याल में अभी IMA ही कुछ दिन पहले रिपोर्ट कर रही थी, पता नहीं 12वें नंबर पर हैं या 9वें नंबर पर हैं हम लोग। तो वाकई आप देखें ना, आप सड़क पर निकलें, एक तो मट्टी धूल, ठीक है, तरक्याती कामों का मलबे का जो है वो ज़रात वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद जो हमारी गाड़ियां जो रोडों पे निकलती हैं, मोटरसाइकिलें रोडों पे निकलती हैं, उनका धुआं है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट है और फ़िज़ाई आलूदगी उससे भी हो रही है, ज़ाहिर सी बात है उसमें भी से भी धुआं निकलता है। तो हम तो चारों तरफ से जो है वो यहाँ वसाइल की कमी का शिकार है ज़मीन पर, और फ़िज़ा में जो है हम फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार है। तो हम तो बहुत ज़्यादा लॉसेस पे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में। तो कुछ हुकूमत को इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों के बायलॉज मौजूद हैं, उन पर इम्प्लीमेंट करवाना है, अमल दरामद करवाना है अपने खाली। उसके लिए अगर जो सरकारी इदारे बने हुए हैं वो थोड़ी सी जहमत कर लें और अगर काम कर लें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे कुछ बेहतरी की भी बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा है कि सिंध हुकूमत ने शहरियों को 8 स्नाकर्स दिया है शहर कराची में, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जो मेयर कराची के हवाले 3 चाबियाँ कर दी उन्होंने कि 3 स्नाकर्स आप रखें। और ये कहते हैं कि कराची में बड़ी तादाद में ऊंची इमारतें हैं और उसमें अचानक आग भी लग जाती है, लोग फंस जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए इनको बेड़े में शामिल किया जाएगा। तो इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। स्नाकर्स आ गई हैं और ये कितना अच्छा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक के बाद एक आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं और वाकई लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इतनी लंबी लंबी इमारतें हैं, उस पर स्नाकर के बगैर मुमकिन नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशन होना। और ये चलें, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो कोई अच्छी बात निकली। ज़रूरत भी थी भाई, फायर की जो बुझाने वाली गाड़ियां हैं वो भी मज़ीद आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। देखिए इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की पोजीशन है कराची में, 3 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 45 फायर टेंडर्स उनके पास हैं, 3 स्नार्कल्स हैं उनके पास, तो उसकी तादाद की कमी तो वाकई थी।
और ये बहुत अच्छा फैसला हुआ कि 8 स्नार्कल्स यहाँ पर आई हैं और चले 3 अगर सिटी गवर्नमेंट को दी गई हैं, बैरिस्टर मतलब आपको उसकी चाबी दी गई है, तो इसका मतलब है वो कराची की जो फायर ब्रिगेड है उसके बेड़े में शामिल हो जाएंगी। और एक अच्छी बात होगी क्योंकि हमने देखा जैसे ही सर्द मौसम और खुश्क मौसम शुरू हुआ, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो है इसमें आग लगने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गए, बहुत हुए इस दफ़ा वाक़यात ज़्यादा हुए और लोगों की कीमती जानें भी इसमें ज़ाया हुई, कारोबारी मामला भी बहुत ख़राब हुए। अभी तक लोग परेशान हैं, बहुत सारे सेंटर्स में जहाँ पर आग लगी थी अभी तक वो उनके खुला मामला नहीं ना, अभी तक हल नहीं हुए। तो वो खाली वो लोग परेशान नहीं जिनकी दुकानें थी, उन दुकानों में जो 6-6 और 8-8 लोग काम करते थे उनके ख़ानदान भी परेशान है। कौन देता है किसी को तनख्वाह? भाई अगर एक महीना तो दे देगा, कमाएंगे खुदा तरसी पे एक महीना दे देगा, लेकिन अगर जाहिर सी बात है कारोबारी आदमी है तो वो आपको अगले महीने कैसे सैलरी देगा? तो कई ख़ानदान इसमें परेशान है। तो आग लगने के जो वाक़यात हैं उसमें वाकई बहुत ज़्यादा इजाफा इस साल जो है ना इन 2 माह में देखने में आया। और स्नार्कल्स अब मिल गई हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि आग ना लगे कहीं, लेकिन ये है कि कहीं भी अब आतिशबाज़ी का वाक़या होता है, किसी बुलंद इमारत में होता है, तो ये स्नार्कल इस काम तो कम से कम आ सकेंगे कि उस आग को कंट्रोल किया जा सके। और एक अच्छी, चलो एक अच्छी आज की अच्छी खबर तो यही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और कम से कम जो है ना, मैं कहती हूँ आप अल्लाह ना करे कि ऐसे हादसा और वाक़यात ना इनकी ज़रूरत भी कभी पेश आए, क्योंकि ये ऐसी ही चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, ड्रिल्स में और ऐसी चीज़ों में। लेकिन भाई इदारों को बनाया ही इसलिए जाता है कि वो वेल इक्विप्ड हों और किसी भी हादसात में या किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने के लिए फौरी तौर पर तैयार हो। तैयारी ही पूरी नहीं होगी तो आप कैसे जाना वो करेंगे, इंतज़ार में थोड़ी बैठे रहेंगे। तो तैयारी पूरी करने के लिए चलें। अच्छा, एक और चीज़ें शामिल हो गई। एक और अच्छी खबर शहर में ये भी हुई है कि अब इसको कैसे आप देखते हैं मेरा सब, क्योंकि हम ये इस पर मिले जुले से जो है ना वो हैं कमेंट्स होते हैं। सस्ता तंदूर लगाया गया है निजी वेलफेयर के सोशल वेलफेयर कोरंगी में लगाया गया। और उन्होंने कहा है कि जो परेशान शहरी हैं उनको सहूलत देना है। 10 रुपये में रोटी मिलेगी और 100 रुपये में 5 रोटी और सालन मिलेगा। तो ये सस्ता तंदूर जो है उसके लिए उन्होंने कहा डोनर्स की भी ज़रूरत है। वो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं शहर में? देखिए, मेरा इस बारे में मौक़िफ़ जो है ना वो थोड़ा सा कड़वा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप उनको 5 रुपये का या 10 रुपये का खाना नहीं खिलाएं। आप जिस बजट से काम कर रहे हैं और अगर डोनर्स आपके पास हैं और आप वेलफेयर करना चाहते हैं तो उनको खाना खिलाने के बजाय कोई ऐसा रोज़गार अपने पास ही मुहैया कर दें उनको कि वो कम से कम सर उठा के जी तो सके, अपने बच्चों के पास जा सकें, उस पैसे से वो खाना खरीद के भले खा लें। वो कहते हैं ना कि मछली खिलाना मत सिखाओ, मछली पकड़ना सिखाओ, शिकार करना सिखाओ, ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। तो अब बात ये है कि ठीक है, हो रहा है हमारे हालात अगर ख़राब हैं, सही है, तो मतलब कराची तो ऐसा लग रहा है कि हर शख्स जो है खिलाने को तो तैयार है। अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत अच्छा सवाब का काम है। लेकिन सवाब की नीयत तो है ना सबकी कि हम खाना खिलाएंगे हमें सवाब मिलेगा। लेकिन बात यह है कि अगर हम सबको खाना खिलाते रहेंगे तो वो काम क्यों करेगा? भाई अगर वो दोपहर को निकलेगा और बकरे का सालन खाएगा, ठीक है, रात को निकलेगा फिर मटन बिरयानी खाएगा या चिकन बिरयानी खाएगा, तो काम उसको जो है ना उसको एक तो आदत पड़ेगी सुस्ती की, और दूसरी उसको ये आदत पड़ेगी कि यार खाना तो मुझे मिल जाता है और यहाँ से मैं बच्चों के लिए भी ले जाता हूँ, तो वो काम से जी चुराएगा। तो इससे बेहतर ये है कि जितने अखराजात आप उस खाने पे कर रहे हो तो चलो ठीक है, पूरे नहीं तो उसके आधे जो है आप उन लोगों को उसी अपने पास वेलफेयर के कामों में बिजी करें, और जो पैसा आपके पास जो आप उनको खाना खिलाने पे लगा रहे हैं उनको काम की आदत डालें ताकि वो आगे बढ़ सकें और अपने बच्चों का और अपने फैमिली का सहारा बन सकें, ना कि वो खाना खा खा के जो है वो क्या कहते हैं उसको कि उनके अंदर काम करने की लगन ही खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे सुस्ती काहली का शिकार हो जाते हैं। उनको पता है कि तो पूरा तो हो रहा है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो किसी ना किसी तरह इंसान पूरी कर ही लेता है, तो वो वहाँ पे मिल रही है तो आसान हो गया। अब आप ये भी तो सोचें कि रोटी 30 रुपए की हो गई है। हाँ बिल्कुल ऐसा। अब लोग देखें, तंदूरी रोटी खाने वाले बहुत बहुत शौकीन लोग हैं, ठीक है ना, सभी के घर में आती है, चपाती भी खाते हैं, लेकिन एक तंदूरी का भी एक अपना मामला होता है। 30 रुपये की रोटी हो गई है अब, और कहीं 25 की भी है, तो 25 और 30 रुपये की रोटी लोग लेके खा ही रहे ना। तो उसमें चलो इनका अच्छा फैसला है कि 10 रुपये में वो रोटी दे रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है कि भाई 10 रुपये की खरीद के रोटी ले गया बंदा, लेकिन अब वो 50 रुपये का सालन भी वहीं से लेगा, 5 रोटियां लेगा, तो फिर बात तो वही आ गई कि आप उसकी आदत को ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आप कम लोगों को जो है वो इंडिपेंडेंट करें, उनको रोज़गार पे लगाएं, लेकिन लगाना शुरू करेंगे। अभी यही इतनी सारी जमातें मिलकर ये काम शुरू कर देती, तो इतने महीनों में इतने सालों में कितने लोगों को रोज़गार मिल चुका होता और वो मईशत में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते, अपने घर के लिए भी बेहतरी कर रहे होते मामला।
जाते जाते खबर ये भी डिस्कस कर लेते हैं, स्कीम 33 में अरबों रुपए की जो मालियत की ज़मीन है उसके ऊपर कब्जे करने की शाफ हुई। कब्जे करना कितना आसान है मुल्क के अंदर, इतनी बड़ी ज़मीन 1 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत की ये ज़मीन है, हुकाम एंटी करप्शन के कह रहे हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं कब्जे, कौन हैं ये माफियाज? देखिए जी, हमारे यहाँ कराची में ना इस वक्त जो 2 नंबरी जिसको कहते हैं ना, 2 नंबरी वाला काम, वो सबसे ज़्यादा ज़मीन का है। कि या तो आपको फ्लैट बना के आपको बुकिंग में डाल दिया और फिर परेशान रहे आप, ठीक है, या फिर ज़मीन लेके प्लॉटिंग करके बेच दिया और माहाना किस्तें बांध दी, उसमें आप परेशान रहे और एंड में आपको जाके पता चला कि ये तो ज़मीन थी सरकारी, ये तो प्राइवेट थी नहीं। तो इसमें तो शहर के लाखों लोगों का जो है ना अरबों रुपया ज़ाया हो चुका है। अच्छा, एंटी करप्शन सूबाई इदारा है इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है, ये इदारा जो है जब जागता है जब आप उसके लेके जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अफसोसनाक सूरत ये है कि इतनी बड़ी ज़मीन पर कब्ज़ा कोई एक रात में तो नहीं हुआ होगा। KDA स्कीम 33 की कीमती ज़मीन पर बरसों से कब्ज़ों के मामला जारी हैं और अभी अगर एंटी करप्शन ने ये इंक्वायरी उठाई है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अब इस पर कुछ ना कुछ बन भी चुका होगा। बिल्कुल, ऐसे सोसाइटीज़ बन जाती हैं और फिर आप सोसाइटी बन चुकी होगी और सोसाइटी में सैकड़ों लोगों ने, गरीबों ने अपने प्लॉट जमा पूंजी लगा के ले भी लिए होंगे। अब ये इंक्वायरी शुरू हुई है तो उनकी परेशानी शुरू हो गई है। अब सरकार कितनी हरकत में आती है, लेकिन हाँ, इस हवाले से एक जो मेरी नॉलेज में है, एक अच्छी बात यह है कि आबाद वालों की जानिब से जब ये निगरान हुकूमत बनी थी तो जब पुलिस से रब्ता किया गया इस हवाले से तो उनके एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उसके बाद कुछ लोगों को उनकी ज़मीनें वापस भी मिली हैं और पुलिस इस पर काम कर रही है। इतना अच्छा मेरे नॉलेज में है, क्योंकि वाकई जिनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं उनको उनकी ज़मीनें मिलती नहीं वापस और उनको वो डर खौफ में भी आ जाते हैं कि जो कब्जा ग्रुप्स हैं वो ज़ाहिर इंतहाई पावरफुल होते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो उनको छोड़ना पड़ता है अपने। तो जी, हमारे कराची में तो सारा खेल ही खौफ का है। कोई भी काम आप उठा लें उसमें खौफ का खेल है जो सरकार की जानिब से। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे जो ज़मीनों पर कब्ज़ा वाला मामला है और ये ख़ासतौर पे मैं आपको बताऊँ इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ये आता है इलाका, और इसी ईस्ट पुलिस ने कई बिल्डर्स की ज़मीन जो कि बरसों से 5 साल से 8 साल से कब्ज़े में थी उसको खाली करा के दिया है। और उनका सीधा सीधा कहना है, मेरी DIG से इस हवाले से बात भी हुई थी और हमने इस पर पैकेज भी चलाया था और शॉट भी चलाया था अपने सिटी 21 पे और 24 पे कि ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो और कितना भी ताकतवर हो वो गिरफ्तार होगा। ज़रूरी है, 2-4 लोगों को आप इबरत का निशान बना देंगे तो ऑलरेडी मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है तो वो प्रैक्टिस जो है वो लोग कंटिन्यू रखते हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच महराज अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक सिटी एट 10। और अब हम बात करेंगे क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो तालीम है उस पर और सेहत पर या दीगर इशूज़ पर हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बात करते रहते हैं। इस वक्त भी एक ऐसी चीज़ हमारे सामने से गुजरी है और उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम देख रहे होते हैं कि हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें तालीम का एक मयार यकीनन सेट है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट हमें चीज़ें होती हुई शहर के अंदर नज़र आ रही हैं। जैसे कि हमारे सामने एक चीज़ आई, उसमें हमने देखा कि AMI स्कूल या कीवा स्कूल की अगर बात की जाए तो उन्होंने डिफरेंट तरह की लर्निंग प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए हैं। उसमें क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट क्लासरूम्स हैं या एक क्लासरूम की अगर बात की जाए तो उसमें 2-3 तरह के जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको भी इंडल्ज किया जा रहा है, उनको भी साथ मिलाकर जो है वो तालीम दी जा रही है और बच्चों को सोसाइटी का, माशरे का, नॉर्मल लोगों के साथ उठने बैठने मिलने का रंग ढंग सिखाया जा रहा है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत सारी चीज़ें, जैसे डाउन सिंड्रोम की बात की जाए, ऑटिज़म की बात की जाए, हमारे यहाँ डिस्लेक्सिया के इशूज़ होते हैं, तो वो बहुत सारी जो है ना चीज़ें बहुत सारी कॉमन है, तो उनको हम इस तरह से डील कर रहे होते हैं कि बच्चों के अंदर शायद बहुत बड़ी कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसका हल नहीं है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका हमें हल होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन ये सब चीज़ें एड्रेसेबल हैं। कैसे होंगी, किस तरह से जो है ना उनको नॉर्मलाइज किया जा सकता है, और एजुकेशन सिस्टम में भी बात करेंगे। मोइज़ कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये क्या है ये कीवा स्क्वायर, कोई इवेंट भी होने जा रहा है, उसके बारे में भी बताएं, और जो आप लोग काम कर रहे हैं उसका भी बताइएगा कि किस तरह से जो है ना वो एजुकेशन मॉडल को डिफरेंट किया है, बच्चों को शामिल किया है, क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। So thank you so much for having me on your show. Welcome. First off, thank you so very much. Beautiful set, I must say. Thank you. अच्छा, so जिस तरह आपने अर्ज़ किया बहुत अच्छे तरीके से you put that together.
हमारा एक अदद ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम सही, से। सही। सो हमारे पास एक पहला जो स्कूल है द AMI स्कूल के नाम से है, जो कि पिछले 40 साल से इंडस्ट्री में है। ठीक है। हमारी हर क्लासरूम में एटलीस्ट 2 बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं हम एक मेन स्ट्रीम स्कूल ही, हाउएवर हमारी जो हर क्लासरूम है उसमें 2 बच्चे हैं जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स प्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका हो सकता है स्पेक्ट्रम ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, cerebral palsy, ASD minor, so many spectrums, right? So we welcome every child from every kind of walk of life के आएँ और स्कूल के अंदर पढ़ें। हम पेरेंट्स को भी दावत देते हैं। अच्छा, दूसरा स्कूल हमारा कीवा स्कूल है। कीवा का मतलब काइंडनेस होता है। So it's a Finnish word which translates into kindness in English। ठीक, उसके अलावा हमारे एक और प्रोग्राम है पार के नाम से। सो वो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन ही इसलिए किया है कि एक तादाद है जो हम स्कूल के अंदर अपने इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी एक अदद स्ट्रेंथ है। इस वक्त कराची में 5 स्कूल्स हैं जो इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, जिनको कहते हैं हम इंक्लूजन इन क्लासरूम्स में बिलीव करते हैं। हमारा स्कूल इसमें 40 साल से काम कर रहा है। मकसद ये है कि 3 करोड़ की आबादी में 5 स्कूल्स किस तरह आपके ऑपरेट कर सकते हैं। Not possible. You know what I mean, right? So अब सिचुएशन ये है कि लोग आते हैं, सवालात पूछते हैं कि यार पढ़े लिखे लोग, देखिए माशरे में हर किस्म का इंसान रहता है, बट इट्स जस्ट अ फैक्ट कि दर्द इस बात का है कि आकर पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम इज इट गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू माई चाइल्ड, और ऑटिज्म इज इट गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू माई चाइल्ड। सही। 3 हफ्ते पहले मुझसे एक खातून ने MBA फाइनेंस थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि ADHD, आई होप माई चाइल्ड विल नॉट कैच अप टू इट। सो मैंने उनको बोला नहीं जी बीवी, ये कंजेनिटल होता है, ये इनेट होता है, आप इसके अराउंड काम कर सकते हैं। सो पहला तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार क्या चीज़ ट्रांसमिटेबल है और क्या चीज़ ट्रांसमिटेबल नहीं है। और अब तो चीज़ें इतनी, आप अवेयर हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, उसके ऊपर आप सब कुछ रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन स्टिल लोग जो है ना वो शायद किसी के मुंह से सुन के या किसी से मिल के उस पर बिलीव ज़्यादा करते हैं रादर देन दिस। क्या ऐसा है? बिल्कुल। कि जब आप उन लोगों को काउंसिल करते हैं तो समझ आती है बात कि हाँ यार हम ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। बिल्कुल। सो हमारे ना कुछ चैलेंजेस रहे हैं एज अ नेशन पाकिस्तान। मैं अगर आपको सिर्फ इसके ऊपर ज़रूर टचअप करना चाहूँगा। हम एज ए नेशन जनरेशनल ट्रामा से गुजरे हैं। जनरेशनल ट्रामा से मुराद ये है कि 1947 के बाद से जो हमारी पीढ़ी आई है, पहले तो उनको साइलेंट जनरेशन कहते थे, क्योंकि उनके साथ एक्चुअली दे माइग्रेटेड ट्वाइस। कुछ लोग 47 में किए, कुछ लोग 71 में किए। सो हमारे जो वालदैन की जनरेशन रही है, दे डिडंट वांट टू टॉक, उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास अपने और गम थे। तो हमारे जो वालदैन की जनरेशन रही, बेबी बूमर्स की, उनको तो आया ही नहीं कि किस तरह अपने आप को, बिकॉज इतनी एक्सपोजर भी नहीं था। एक्सपोजर इतना नहीं था, नहीं था, जो लिमिटेड सी चीज़ें थी उसी में उन्होंने हमें परवान चढ़ा के बड़ा कर दिया और बहुत बेहतर किया। अब जो रिसोर्सेज हैं बिल्कुल उस तरह का तो नहीं है। अब तो अभी भी अगर लोग ये सवाल करें तो मैं तो हैरान हूं। एब्सोल्युटली राइट। मैं तो कसम से ये कह सकता हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझ में इतना इनकलकेट किया कि हम तो बचपन से हमने ये इंडोर्स किया है कि यार किसी किस्म का भी बच्चा हो, व्हाई नॉट। चले हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस का वक्फा है, वक्फे के बाद आके इस पर मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक के बाद। सिटी 10 में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा, एक और मुझे हम ये बात करेंगे कि एक इवेंट भी होने जा रही है, क्या है? अभी आप लोग कीवा स्क्वायर के नाम से कर रहे हैं, इसमें क्या स्पेशल होगा? जी बिल्कुल। सो जनाब रमशा, सिचुएशन ये है कि ओके, सो पहले तो हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है इंक्लूजन के अराउंड। हमारा जो सबसे पहला प्रायोरिटी है वो इंक्लूजन के अराउंड अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जनाब डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म छूने से नहीं लगता। ठीक। ये मजाक ही लग रहा है। आई नो राइट। या शुरू में लोगों के लिए क्या करें, लेकिन पता नहीं तो फिर करना पड़ रहा है, राइट। तो हम कर ये रहे हैं कि हमने एक अदद इवेंट डिवाइस किया है जो कि होलिस्टिक वेलबींग पर काम करता है। ठीक है जी। हम माइंड, बॉडी और सोल तीनों पर काम कर रहे हैं। हमने कोई 85 प्लस इदारे और इंडिविजुअल्स के साथ पार्टनर किया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक, जो कि सब काम कर रहे हैं इंक्लूजन के अराउंड, मेंटल हेल्थ के अराउंड, वेलबींग के अराउंड, इमोशनल वेलबींग के अराउंड, बिल्डिंग कम्युनिटीज़ के अराउंड। सो हमारा जो इवेंट है वो 6 डायमेंशंस में ब्रोकन है। ठीक है जी। देयर इज माइंडफुल लिविंग, देयर इज फिजिकल वेलबींग, देयर इज इमोशनल वेलबींग, बिल्डिंग कम्युनिटीज़, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड म्यूजिक थेरेपी।
6 हिस्सों में हमने बाइफरकेट किया है और 6 के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा सो दैट हम वी कैन रैप इट अप एज वेल। अच्छा, बच्चे होंगे इसका पार्ट, बड़े भी होंगे, एब्सोल्युटली मिक्स एंड मैच सो होगा। इट्स एन इवेंट फॉर बोथ। हम बड़े और बच्चे दोनों को टैप कर रहे हैं। हमारा मकसद ये रहा है कि जितना जल्दी आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करेंगे उतना ही बेहतर सोसाइटी के लिए होएगा। हमारी जो कोशिश रही है, जो हम 2 बच्चे इनकलकेट किए हैं हमने हर क्लासरूम में, उससे जो आपके नॉन न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं, वो ज़्यादा एम्पैथाइज करते हैं। आपकी सोसाइटी बेहतर होती है जब आपके अंदर काइंडनेस आती है। सो कीवर्ड सेंस दैट मीन्स काइंडनेस। सो हमने बच्चे और बड़े दोनों की होलिस्टिक वेलबींग पर काम कर रहे हैं। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आहंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कमिंग टू टॉक टू चिल्ड्रन। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन नहीं बात करने के ज़्यादा कायल थी। सो हमारे अंदर ज़्यादा शऊर उस तरीके का नहीं है कि बच्चे के साथ अगर कोई ज़्यादती भी होती है, सो बच्चा आकर कभी घर में नहीं बताता, दैट टर्न्स इनटू ट्रॉमा। ठीक, सो दैट ट्रॉमा लीड्स टू लाइक अ मोर, अगर आप कहें कि एग्रेशन नज़र आता है। जिस तरह आप बढ़ते जाते हैं अपनी उम्र के अंदर, वो ट्रॉमा डीप बेरी तो होता है मगर वो गलत तरीके से निकल कर आता है। बिल्कुल ऐसा ही। वो आप अग्रेशन देखते हैं सड़क के ऊपर, वो आप अग्रेशन देखते हैं मियाँ बीवी के बीच के अंदर, जो हम सुनते हैं जिसके बारे में कि काफ़ी ज़्यादा। सो इट्स लाइक यू नो इट्स क्या करें। तो अब हमने किया ये कि हम लेकर आ रहे हैं एक अदद बहुत ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आपको एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ। आहंग इज कमिंग टू टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट द काइंड ऑफ टच। सही, ठीक, कि अगर आप स्ट्रेंजर से हैं या आपके कोई जानने वाले भी हैं, भाई आपको किस तरह की बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जनाब। फिर हमारे पास डिफिबल्स आ रहे हैं। डिफिबल्स इज वर्किंग अराउंड, वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अराउंड ही काम करते हैं, इंक्लूजन के अराउंड काम करते हैं। देन वी हैव पार्टनर्ड विद, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, अच्छा वो अभी तक नहीं अर्ज किया मैंने। सो हमारे जो इवेंट है, एक तो इंक्लूजन के अराउंड अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तमाम जो 85 सेशंस से ज़्यादा हैं, जायद सेशंस हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने डेज पर होगा ये? 2 दिन के ऊपर है, जनवरी 13 एंड 14। सही, जो कि कल और परसों इंशाल्लाह ताला है। हमारा स्कूल मेन शारा फैसल के ऊपर है, ऑफ शारा फैसल कह लें, राइट नेक्स्ट टू अल-तजारा टावर्स। सही सही। ठीक, सो हम दावत देते हैं सबको आएँ, क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको भी बताई नहीं है। हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारे पास तमाम होलिस्टिक वेलबींग के सेशंस हो रहे हैं, और 5 से 8 के बीच के अंदर हमारे पास म्यूज़िक थेरेपी हो रही है। तो उसके अंदर ड्रम सर्कल्स हैं, उसके अंदर कॉन्सर्ट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें टू ब्रिंग पीपल इनटू दैट काइंड ऑफ जोन कि वाइब जो हम चाहते हैं अच्छी वाइब होए, सब आएँ, खुशी खुशी आएँ, सीखें, समझें और दूसरों से जाकर बात करें। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इवेंट तो हर कोई करवा लेता है, मगर हमारी एक और कोर वैल्यू रही है। हमारी 3 कोर वैल्यूज़ हैं, इंक्लूजन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन। ये हम 40 साल से फॉलो करते आ रहे हैं हमेशा। हमने किया ये कि हमने इंक्लूजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा एस्पेक्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके तहत हम कर ये रहे हैं कि 300 हमारे पास है 1000 रुपये का। ठीक, 300 रुपये हम वक्फ कर रहे हैं फ़लस्तीन की ओर। सो वीव पार्टनर्ड अप विद किरण फाउंडेशन हु इज़ वर्किंग एक्टिवली इन दैट एरिया ऑफ सेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड रिलीफ टू पैलेस्टाइन। ठीक, और 200 रुपये जो है हम वक्फ कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम कॉजेस को। सो वीव पार्टनर्ड विद कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। ठीक है। सो आप 1000 रुपये का पास लेते हैं, आप 500 रुपये से स्ट्रेट अप लोगों की मदद कर रहे हैं और अपनी मदद कर रहे हैं बखिया पास से। बिल्कुल ऐसे। और अपनी मदद को ये देखें ना, ये मौके कम हैं जहाँ पर आपको मेंटल हेल्थ पे बात हो रही हो, कम्युनिटीज़ बिल्ड करने पे बात हो रही है। चीज़ें ऐसी हैं कि लोग ढूंढ रहे होते हैं कि यार क्या हो सकता है, कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले। क्योंकि आप ये देखें कि माओं को या बड़ों को, बच्चों को, जो जिनके साथ भी चैलेंजेस हैं, उनको लाइक माइंडेड लोग चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ चैलेंजेस को कैसे निपट रहे। तो मेरे ख्याल से ये भी एक मौका होगा कि वहाँ पर आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, आप एक दूसरे के इश्यूज एड्रेस करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बिल्कुल। 2 चीज़ें मैं आपको इसके अंदर और एलाबरेट करके थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे पास मुख्तलिफ पैनल सेशंस हो रहे हैं, और इन पैनल सेशंस का मकसद ये है कि हमने कोई ऐसे ही पैनल डिस्कशन नहीं किए हैं, हमने इंसाइट्स निकाली हैं अपने जो स्कूल्स के अंदर आती हैं एडमिशन्स के अराउंड। एक पैनल डिस्कशन का नाम है डाउन सिंड्रोम छूने से नहीं लगता। सो उसके अंदर हमारे पास KDSP की CEO हैं ताबिश, नाउ PDP के CEO हैं उमैर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की CEO नासरा फैज़। सो ये 3 लोग जो बहुत ज़्यादा सॉलिडली काम कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, पैनल डिस्कशन उसके हवाले से हम एजुकेट करते हैं लोगों को। फिर हमारा एक बहुत ही मेरे करीब दिल के एक है पैनल डिस्कशन, हमारी हस्ती असल हमारी सोच है।
सो इसके अंदर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि जी मर्द रो सकता है, जो कहते हैं ना कि जी मर्दों को रोना नहीं चाहिए, बॉयज़ डोंट क्राई, डोंट लाइक रन लाइक अ गर्ल। आपकी स्टीरियोटाइप्स हैं, ये हमारी सोसाइटी के अंदर सब कॉन्टिनेंट का एक रहा है हम पर काफ़ी ज़्यादा बोझ। सो हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं जनाब क्यों नहीं रो सकता मर्द, क्यों नहीं ख़वातीन घर से निकल कर काम कर सकती हैं। तो ये सब इंक्लूजन के अंडर ही आता है, राइट। सो वी आर इनकरेजिंग पीपल कि आएँ, इन सेशंस का पार्ट बने, इन पैनल डिस्कशंस का पार्ट बने, सो दैट हम थोड़ी अवेयर्ड अलूफ ना रहें। यू नो हमारी कौम का इस वक्त जो मसला नज़र आ रहा है एजुकेशन नहीं है। हमको अभी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, तब अगले 20 साल के बाद कुछ होना है, मुझे जो लगता है। बिल्कुल ऐसे, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत कुछ बहुत जल्दी सीख रहे होते हैं ना, कि देखें आप पढ़ेंगे, आप एक किताब के बारे में पढ़ेंगे, आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन हाँ जब आप प्रैक्टिकली उसके बारे में लाइक माइंडेड लोगों से, जैसे मैंने कहा, आप उनसे बात करेंगे, प्रोफेशनल से उसके बारे में चीज़ों को सीखेंगे, तो आप उनको जल्दी एब्जॉर्ब भी करेंगे और वो करेंगे। अच्छा, जो लोग इन स्कूल्स का इन चीज़ों का पार्ट बनना चाहते हैं, वो कैसे होते हैं? वो नॉर्मल जो एडमिशन्स का प्रोसीजर उसी तरह से होता है जब सेशन स्टार्ट एंड क्लोज हो रहे होते हैं? सो रमशा, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स आउट। मेरे पास जो हमारे स्कूल के अंदर रेगुलर जो हमारा पोर्टल है उसके थ्रू ये एप्लीकेशंस आती हैं। हम 40 साल से हमारे पास पहले दिन से एक बच्ची थी डाउन सिंड्रोम की। सो वो हमारे जो डायरेक्टर्स रहे हैं रबिया रईस मिनाई और सबा कादर, दे फाउंडेड द स्कूल। वो लोग हमेशा से, दे वर यंग गर्ल्स व्हेन दे फाउंडेड द स्कूल, राइट। तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि जनाब किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, टू द पॉइंट कि फॉर द लॉन्गेस्ट दे डिडंट नो दे वर एन इंक्लूसिव स्कूल, क्योंकि वो अपनी तरफ से बेहतरी कर रहे थे। जब तक हमको एक ब्रुनेल यूनिवर्सिटी के साथ हमने रिसर्च स्टडी करी, जिसको ब्रिटिश काउंसिल ने छापा, दिस वाज डन फॉर HEC, हाउ टू ब्रिंग इंक्लूजन इनटू द पाकिस्तानी लैंडस्केप। ठीक, सो हम माशाल्लाह फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स हम इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, और हमारे पास जब एडमिशन के आते हैं फॉर्म्स, बहुत मुश्किल हो जाता है सबको अपने स्कूल में इनकलकेट करना। इसका मतलब लोग ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे, इसका तो अगर अदर एस्पेक्ट देखें तो उनके पास नहीं है और होना चाहिए। एब्सोल्युटली में इसकी कमी है। सितंबर तक, जनवरी 23 से लेकर सितंबर 2023 तक मेरे पास 92 एप्लीकेशंस हमारे स्कूल में आई फॉर किड्स हु वर डिफरेंटली एबल्ड। अब हमारा स्कूल एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ मेन स्ट्रीम स्कूल। इसकी जो हमारे पास जो हम करते हैं इस तरह है कि हमारी हर क्लासरूम में 2 टीचर्स हैं, अगर आप प्री स्कूल लेवल पर बात करें, और एक टीचर होती है रिमीडियल टीचर जो तमाम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ होती हैं। सो दिस इज़ लाइक a very big thing that we're trying to incorporate into the society, and we invite other schools to be to follow that kind of pattern कि वो भी inclusion की तरफ जाएं, सीखें। because अगर हम UK की बात करें, तमाम schools inclusive हैं, उधर भेदभाव नहीं होता, मगर I understand हम थोड़े से old school हैं, थोड़े से orthodox हैं, तो टाइम लग रहा है। हाँ, लेकिन इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने माशरे में दीगर अक़वाम के साथ कॉम्पीट करना है या आपने इस माहौल में रहना है, तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को हमें साथ लेकर चलना होगा और बेहतर एक माशरे की तरफ लेकर जाना होगा। आप क्या समझते हैं जाते जाते कि ये इवेंट जो आप कर रहे हैं, जिस स्कूल का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एज सोसाइटी कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? इंशाल्लाह रमशा, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। दिल लगा कर मेहनत करिए, मैं, मेरी टीम, मेरी पूरे स्कूल ने, वी आर ऑल वर्किंग रियली हार्ड। कि हम क्यों कर रहे हैं ये, हम इसलिए ही कर रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा चाहते हैं कि उस लेवल पर आएँ कि जब हमारे अंदर शऊर अल्लाह ने दिया है, हम सबको शऊर दिया, बस उसके अंदर टैप करना ज़रूरी है, राइट। बिल्कुल ऐसे। तो हम टैप करने का मौका दे रहे हैं, हम सबको दावत दे रहे हैं कि आएँ, हमारे इवेंट का पार्ट बने, अपने ऊपर काम करें, सो दैट आप दूसरों देखें। हमारा तनकीद करना बहुत आसान है कि उसने किया, मगर सेल्फ रिफ्लेक्शन ना हमारी कौम के अंदर थोड़ी सी कम है। सो हम चाहते हैं कि आएँ, आप इन सेशंस का पार्ट बनते हैं तो यू आर सेल्फ अवेयर एज वेल, आप रिफ्लेक्ट करें, हमारी हेल्प करें कि हम पाकिस्तान को एक मोर टॉलरेंट, नॉन जजमेंटल और इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छी आपने बात की कि नॉन जजमेंटल इंक्लूसिव सोसाइटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मोइज़, आपने हमें वक्त दिया और आप आए और आप एक अच्छा काम करें। उम्मीद यही है कि आपका जो इवेंट है बहुत सक्सेसफुल जाए और जो कंट्रीब्यूशन आप करने की कोशिश करें टुवर्ड्स द सोसाइटी, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, उसका जो है वो प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट आना शुरू हो। थैंक यू सो मच मोइज़ फॉर कमिंग इन द शो। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। you. तो मेरे साथ जो आपने देखा कि जिन्होंने साज बजाया उनका नाम हमारे साथ मौजूद है शाहीन गुल। और शाहीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। एक चीज़ आप देख रही होंगी, मेरी आंखें थोड़ी सी भारी हो गई है। हाँ। तो ये एक्चुअली इस साज को बजाने के बाद जो है वो थोड़ा वक्त मुझे चाहिए होता है स्टेबल होने में। जाहिर सी इस बात है, आपको position में एनर्जी लगती है, पहुंचने। बिल्कुल ऐसे Energy टेक अ में वजद डीप में चले जाते ब्रेथ। हैं। जब तक मैं बात करती हूँ, हाँ मैं वजद है, मुझे बात अलग बताइएगा। कैफियत है एक। बिल्कुल बताइएगा ज़रूर, इस बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो आप शाहीन को देख रहे हैं, ये मुल्क में पहली खातून है जो कि साज बजाती है। मुझे वो साज दीजिएगा ज़रा। जब ये शाहीन ये लेकर आई तो मैंने कहा है इससे कुछ प्ले करते होंगे, भी साज आ रहा होगा। क्योंकि आप देखें गिटार को प्ले करने के लिए यू नीड समथिंग, और फिर तो मैंने कहा अभी आता होगा तो वो उससे प्ले किया जाएगा। लेकिन साज जो है ना, चुंग, वो यही है, चंग। चंग, हाँ। चंग नाम है इस साज का। तो ये आज मैंने भी, क्योंकि मैं भी मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें इंसान देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन इसको मैंने पहली दफ़ा देखा है। तो आप ये देखेंगे, इतना सा साज है जिसमें आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत आप जो मेलोडी सुन रहे थे और आपको नज़र भी आ रहा था। तो ये जरा इतने खूबसूरत टोन्स आपने निकाली। आपका ताल्लुक भी इंटीरियर सिंध से है, बदीन से है। ये कौन सा साज है, ये कितना पुराना है, और ये आप इसको कब से प्रैक्टिस कर रही हैं शाहीन? नाउ बैक टू नॉर्मल। या Good. यस। इसको मैं प्ले कर रही हूँ 8-9 साल की उम्र से। और इसको मैंने सीखा है सेल्फ लर्निंग टोटल, मतलब कोई उस्ताद नहीं रहा। हाँ, यूट्यूब को जो है वो देख के, वहाँ से वीडियोस कुछ थी, कुछ मवाद वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, यूट्यूब पे है? हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल है। तो वो इंडिया में इस पे काम हो रहा है अभी तक ना, तो वहाँ की काफ़ी ज़्यादा मवाद मौजूद है, पाकिस्तान का कम है। और जब से अब ये मेरा जो स्टार्ट हुआ उसके बाद यहाँ पे एक तो नाम रजिस्टर हुआ है चंग, क्योंकि सॉरी, चंग तो कहते थे मगर चंग का पता नहीं था लोगों को। अब देखें, अभी आप चिंग बोला आपने, मगर बोला चुंग मैंने, बोला, हाँ, हाँ। ठीक है, मगर अब नेक्स्ट टाइम आप वो नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पता चला कि ये चंग है। बिल्कुल तो ऐसा ही। आपके और इस पता माहौल में रजिस्टर हो गया, हमारी जितनी ऑडियंस है वहाँ पे रजिस्टर हो गया इसका नाम। तो इस तरह ऑलमोस्ट हर चैनल के थ्रू और आप सबकी जो है हेल्प आउट के थ्रू अब इसका नाम रजिस्टर हो चुका है कि इसको चंग कहते हैं। ये बहुत पुराना, कितना पुराना है कि अभी भी रिसेंटली हम जाएँ तो मोहनजोदड़ो से हमें इसकी जो निशानियाँ मिली हैं, ज़बरदस्त। 5000 साल मिनिमम काउंट कर सकते हैं। मगर ये उससे भी पुराना है। कैसे? क्योंकि अभी तक इसका एक मखसूस एक ओरिजिन जो होता है, खित्ता जो होता है, वो डिस्कवर नहीं हो पाया। इसके 1000 नाम हैं पूरी दुनिया में। ये लोहे का भी बनता है और जापान वगैरह में ये बांस का भी बनता है। सही। हाँ, तो ये हर खित्ते में इसका जो है ना एक स्केल चेंज हो जाता है, इसका थोड़ा सा टोन इसका चेंज हो जाता है, रिदम इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हमारा वाला इसको चंग कहते हैं, इंडिया में इसको मोरचंग कहते हैं, और यूरोप में इसको जॉ हार्प कहते हैं, फिर अमेरिका वाली साइड पे इसको माउथ हार्प कहते हैं, फिर मोरसिंग कहते हैं, इसको मोरचुंगा कहते हैं, इसको इसके इस तरह से मुख्तलिफ नाम डिफरेंट नाम है। तो आप इतने साल से इसको प्ले कर रही हैं, खुद से सीखा भी है, तो ये कितनी तरह की टोन्स बना सकता है, निकाल सकता है? क्योंकि ना स्ट्रिंग्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे काम करता है? देखिए, इसमें दो सुर लगते हैं, एक सा का और पा का। मतलब ये उसमें थोड़ा चला जाएगा कि मैं बात ऑलमोस्ट वो कहती हूँ कि जो आम जो ऑडियंस है ना उनको समझ में आए। देखिए, ये एक इसमें एक तार है, उसमें से जब तार के अंदर से सांस गुजरती है, जब हम उसको स्ट्रोक देते हैं, मतलब उसको जैसे मैंने फिंगर से उसको स्ट्रोक दिया, वाइब्रेशन पैदा हुआ तार का। वाइब्रेशन जब मेरे यहाँ पे दांतों के बीच में पैदा हो रहा है, उसकी वाइब्रेशन के थ्रू मेरी सांस क्रॉस हुई, तो वहाँ से एक रिदम पैदा हुआ, ठीक है, एक बीट आई। बीट को चेंज करने के लिए क्या होता है फिर गले को आप, जैसे हम बच्चे होते थे ना गंग 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 करते रहते हैं, तो वो गंग गंग क्या एक साउंड है, अगर उसको तरीके से उसको किया जाए तो वो बगैर आवाज़ के हम उस चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं अंदर, और वो हो गया। और पिच चेंज कर लेके ज़बान इस्तेमाल होता है, सांस
और तीनों ज़बान, चीज़ों का हाँ, इस्तेमाल होता है। 3 चीज़ों का इस्तेमाल। अच्छा, इसको कितनी देर तक प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन तीनों चीज़ों को एक एनर्जी चाहिए, सांस चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तो कितनी देर तक इसको आप बजाती हैं डेली, किस तरह से प्रैक्टिस करती हैं? मैं जो है ना कंटिन्यूस में 4 मिनट तक इसको कर सकती हूँ, और 2-2 मिनट के गैप से अगर मैं आऊँ तो फिर इस तरह 3 मिनट 4 मिनट मुसलसल 15-20 मिनट या इतना मैं उसको कर लेती हूँ। अब देखें हाथों की जो है ना उसमें मूवमेंट होती है, हाथ आपकी ये उंगली थक जाती है असल में, ये मुसलसल ऐसे होती रहती है तो उसमें उंगली थक जाती है, तो ये थोड़ा होता है उसमें प्रैक्टिस। अभी मेरा रियाज शायद मैं जितना बढ़ाऊँगी रियाज उतना मैं उसको मुसलसल उसके तसलसल वो बराबर तो रख वही वाली पाऊँगी। बात है कि जितना भी आप इन चीज़ों को, तो ये साज और ये तमाम चीज़ें तो ऐसी हैं कि यू हैव टू कीप लर्न और कीप प्रैक्टिसिंग। तो ये बताएं शाहीन के कहाँ कहाँ गई हैं आप इस साज के साथ, प्रोफेशनली भी प्ले करती हैं और कहाँ कहाँ बजाती हैं इसको? इसको मैंने प्रोफेशनली जो है या ऑफिशियली बंदा कहे वो मैं इस्लामाबाद में परफॉर्म कर चुकी हूँ, हैदराबाद में कर चुकी हूँ, सक्खर कराची में कर चुकी हूँ, और इसके अलावा मेरे बाहर के जो ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया है, तो जहाँ जहाँ मैं गई हूँ ये साज मेरे साथ होता है, साथ होता है। अब मैं जैसे इंटर होती हूँ एयरपोर्ट में तो मेरे बैग पैक में होता है, ये बैग पैक जैसे उसमें मशीन से गुजरता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये क्या है, वहाँ साज निकलता है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है जर्नी इसकी बजने की। वहाँ उनको बजा के दिखाना पड़ता है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई कत्ल करने का आला नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे, अच्छा छोटा सा है ना, छोटा कोई इंस्ट्रूमेंट लग भी नहीं रहा है। बिल्कुल। तो उनको वहाँ से शुरू, फिर जैसे मैं मालदीव गई, श्रीलंका गई, अज़रबैजान, दुबई, शारजा, वहाँ पे हर जगह पे मैंने क्या किया, वहाँ पे कहीं बैठ गए और वहाँ पे बजाना शुरू कर दिया। वहाँ के जितने लोग जा रहे होते हैं वहाँ जमा हो जाते हैं, फिर वो पूछना चाहते हैं कि ये क्या है। असल में इसका ज़्यादा इम्पेक्ट आता है मेडिटेटिव, मतलब इसका एक जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन आपको बॉडी को इस तरह इम्पेक्ट करती है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, और जैसे वो कोई सुनता है ना तो रुक जाता है। मैंने कभी किसी को ये नहीं देखा कि मैं चंग बजा रही हूँ और किसी ने सुना और वो चला गया, वो रुक जाता है। मैं जहाँ जा रही हूँ तो ये मेरा था कि हाँ इसको प्रमोट करना, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ होता है ये। बिल्कुल ऐसे। लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है? बहुत खूबसूरत, मतलब जैसे आपका था ना कि ये मैंने पहली बार देखा है, बिल्कुल ये क्या है, मतलब ये साज है, ये कैसे बजता है, मतलब ये एक हैरान कुन जो तासुरात आते हैं ना इसको सुन के और इसको देख के वो वाले क्योंकि आते हैं। उम्मन साजों से रिलेटेड जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, कोई बड़ा सा आएगा, कुछ होगा, है ना, कुछ नजर आएगा कि साज आ रहा है, साज आ रहा है। तो ये बेचारा छोटा सा बेबी साज है, तो इट्स रियली गुड। कुछ और सुनाए ना शाहीन? कुछ और सुनाए, ओके। अच्छा, एक इसकी चीज़ जो है ये सॉन्ग्स में हल्का हल्का प्ले होता है, लाइक मैं आपको बता दूं मोटू पतलू में ये प्ले होता है। अच्छा, आपको पता है, आपने कभी नोट नहीं किया होगा, ये उसका इस तरह का आता है पैटर्न। हाँ हाँ ठीक है, ये आता है। इसको मैं आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको करके दिखाती हूँ कि ये इसके किस तरह के इसकी टून निकल सकती है। एक तो ये आ गया। अच्छा, एक उसकी आती है चीज़, मैं इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, जैसे कि चिड़िया की चुच 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 आती है ना, अब चुच, हाँ चहचहाहट जो होती है ना, उसको हम अगर अपने वर्ड्स में करें चुच 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 चुच, तो उसका ये आता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लोर मैं क्यों कर रही हूँ कि मैं अब ये नेक्स्ट प्रोसेस है ना मेरा कि लोगों को जब सिखाना है नेक्स्ट में, तो कितना आसान करके आप उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि इनके बड़े मुश्किल है नोट, क्योंकि नोट सारे इसके अंदर बजते हैं। ठीक है, बहरहाल हम आते हैं इसको प्ले करने वाले उसमें। इसमें पूछूंगी मैं ना कि ये कैसे आपने सीखा और कहाँ से आपको पता चला, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। पहले कुछ सुनेंगे, मज़ा आए ना थोड़ा।
टेक अ डीप ब्रेथ। मुझे आपको देख के हो रहा है कि मैं भी सांस ले लूं। यकीनन, क्योंकि देखिए किसी भी सांस को प्ले करने के लिए कंट्रोल चाहिए, एक ब्रीदिंग प्रॉपर आपको चाहिए। और आपने बताया कि मेडिटेशन के लिए भी यूज़ होता है, तो इतनी मेलोडियस आवाज़ है तो वाकई इसको सुन के सुकून ही मिलता होगा लोगों को, और मिलता भी है। आपने कैसे इसको बजाना सीखा? और जो है वो सेल्फ लर्निंग, मतलब हम वो तो आपने बताया, लेकिन इंट्रोडक्शन हुआ होगा ना किसी तरह Introduction आपके लिए? ना, कैसे पता चला कि ये जन चीज़ चंग है, हाँ चंग ये है। मुझे करना है? ये हुआ था रेडियो पाकिस्तान से। बचपन में मैं रेडियो पाकिस्तान सुन रही थी। एक शाम के टाइम पे एक आती थी डाडे फतेह खान जी कचहरी, मतलब उनका दादा एक थे, उनका डाडा बोलते हैं हम दादा को, तो फतेह खान उनका नाम था। उनकी एक ना मच कचहरी जैसे होती है, हम गैदरिंग महफिल लगती है, तो वो महफिल होती थी। महफिल में जो है ना वो चंग प्ले होता था, एक चंग वाला आता था और वो चंग प्ले करता था। तो वो मैंने एक बार सुन लिया। जब मैंने सुना पहली बार, तब से मेरे अंदर में एक ना वो चीज़ होती है कि तासुर उसने छोड़ दिया अपना, एक तासीर छोड़ दी। तब से मेरे जहन में था कि यार ये क्या चीज़ है। और फिर जब दोबारा प्ले हुआ, फिर अम्मा से पूछा कि यार ये क्या है? अम्मा ने कहा चंग है। तो ये कहाँ से मिलता है? फिर पता नहीं यहाँ से कहाँ से मिलता है, अब तो ख़त्म हो गया, अब लोग नहीं बजाते ये। मेरे बचपन में भी ये वाली चीज़ थी। फिर बड़े मामू से बात की। बड़े मामू से बड़ा डर लगता था हमें, वैसे एक घर में ना एक बंदा होता है ऐसा जिससे डर लगता है, होना भी चाहिए थोड़ा। तो बड़े मामू से बड़ा डर लगता था वो। फिर ये है कि मामू से बात की, और मामू जा रहे थे मिट्टी, ये मिलता है मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट, डीपलो, मीरपुर खास, इस साइड से ना। अच्छा, तो मामू वहाँ से लेके आए। तो फिर अब हाथ में चंग या बजाना आता नहीं है, फिर नाना जान के पास लेके गए। वहाँ ले गए तो पता चला कि नाना बजा लेते हैं। अच्छा। हाँ, फिर नाना ने प्ले करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा उनको आता था, बहुत ज़्यादा नहीं। सही। वो फिर हमारे लिए बड़ी बात थी ना। चंग मेरे लिए अब पता नहीं क्यों बचपन से लेके अभी तक, मतलब चंग मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ और एक हैरान कुन जैसे होता है ना, वही कि यार ये कुछ अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यकीन आपने प्ले भी उसको बहुत खूबसूरती से किया है, और मज़ीद इसमें जो है वो हमें वेरिएशंस भी नज़र आएंगी आने वाले वक्तों में। जैसे आपने कहा कि जैसे आप इंट्रोड्यूस करी हैं, तो शाहीन आप आई हैं, आपके वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने प्ले किया। और यह है कि जैसे आप कर रही हैं उसमें मज़ीद आपको जो है वो और इस्तकामत मिले और तरक्की मिले, कि आप अच्छे से अच्छा करती रहें। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जनाब अब हम बात करेंगे आज के सेगमेंट में जो PCOS हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन के अंदर बहुत सारे इशूज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और ना सिर्फ ख़वातीन में, यंग एज लड़कियों में भी जो है ना ये PCOS का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसको एड्रेस कैसे किया जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं? क्योंकि ये जो है आपका ना सिर्फ जो पीरियड साइकिल है उसको डिस्टर्ब करता है, इनफर्टिलिटी इशूज़ देखने में आ रहे हैं, एक्नी को प्रोन करता है, वेट बहुत ज़्यादा लोगों का गेन हो जाता है, ख़वातीन का बहुत ज़्यादा होता है। और क्या हमें इसमें जो PCOS का शिकार मर्द हजरात भी हो सकते हैं, इसमें भी बात होगी कि क्या पैटर्न्स हैं, इसके हवाले से भी बात होगी। और इसको कैसे क्योर करते हैं, और अगर क्योर ना किया जाए तो किन डिजीज़ की तरफ ये लीड करता है। तो हमारे साथ जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स इस हवाले से हमें गाइड करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर फखुंदा मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। और साथ साथ डॉक्टर आयशा भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप दोनों? तो सबसे पहले डॉक्टर फखुंदा, हम जब बात करते हैं ये PCOS, तो जो बेचारे इसमें मुब्तला होते हैं उनको तो समझ आना शुरू हो जाती है कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते कि वी आर गोइंग थ्रू दिस। तो कैसे पता चलता है कि क्या है और ये है क्या? आप अपनी ज़बान में इसे समझाएं लोगों को। एक्चुअली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो सबसे पहले जो अगर अनमैरिड गर्ल्स हैं
उनका प्रॉब्लम ये है कि वो आती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की वजह से, पीरियड्स उनको इरेगुलर आ रहे होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स आ रहे होते हैं, अपनी डेट्स पर नहीं आ रहे होते, या उनकी अमाउंट कम आ रही होती है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन उनकी ये होती है जो मदर्स लेकर आती हैं आजकल, बहुत यंग 14-15 ईयर्स के लेकर आती हैं इस कंप्लेन के साथ। फिर जब हम उनको देखते हैं, पूछते हैं उनसे कि आपका वेट गेन हुआ है, जी वेट गेन हो रहा है, फिर उनसे पूछते हैं कि हेयर ग्रोथ, एक्ने, हाँ जी ये भी हो रही है, पहले से स्टार्ट हुई है, ये इनिशियल स्टेजेस है। और उसके बाद जब उनसे कहते हैं कि आप अपना स्कैन करें, तो स्कैन हम करवाते हैं क्योंकि इसका क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का, ठीक है, कि आपको पीरियड्स इरेगुलर होंगे, इसके अलावा हार्मोन्स जो उनसे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेल हार्मोन्स ज़्यादा होने की वजह से इसमें हिर्सुटिज्म और एक्ने के प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाते हैं और वेट गेन और बढ़ता जाता है। फिर हम इसमें स्कैन करवाते हैं जिसमें हम ओवरीज को देखते हैं, ओवरीज के अंदर इसमें सिस्ट नज़र आती हैं। बेसिकली इसमें सिस्ट नहीं, फॉलिकल्स होते हैं, इसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक, लेकिन इसमें पॉलीसिस्टिक की जगह जो वर्ड है वो है फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जो कि ओवरीज में ट्रैप हो जाते हैं, जो रिलीज़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये इरेगुलरिटीज़ होती हैं। हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन, ब्रेन से लेके जो उनसे आपके ओवरीज, सब हार्मोन्स इसमें डिस्टर्ब होते हैं और बेसिकली ये एक साइकिल बन जाता है कि अगर आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फिर यही बच्चियाँ जब इनकी शादी हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम्स होते हैं कि अब हमें कंसेप्शन नहीं हो रही हमारा, और वो और स्ट्रेस में चली जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है और जंक फूड और ईट्स, और वो इस तरह एक साइकिल चल रहा है। वेट गेन, जितना वेट गेन बढ़ता जाएगा उतना ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। वेट गेन बढ़ता है मेरे ख्याल से हार्मोनल इश्यूज की वजह से, जो ना हेयर ग्रोथ और वो भी फेशियल हेयर्स वगैरह भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो हार्मोन्स कन्वर्ट होते हैं ना, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ते हैं तो फिर ये हिर्सुटिज्म और ये और सब, इससे क्या होता है कि पेशेंट डिप्रेशन में चलते जाए। आपको जब एक लुक, आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को ग्रोथ होती है, इतनी ज़्यादा कि दे हैव टू शेव इट रेगुलरली, जहाँ तक होता है। लेकिन उनको इस चीज़ में समझाना बहुत ज़रूरी है कि इसको जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना बेटर है। अगर आप इसको वेट गेन को और बढ़ाते जाएंगे ये और बढ़ता जाएगा। अच्छा, कंट्रोल कैसे होता है, इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको न्यूट्रिशनली हेल्प करती हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो डॉक्टर आयशा, जैसे कि जाने से पहले हम बात करते हैं तो कंट्रोल पे भी बात करेंगे फखुंदा, लेकिन क्या न्यूट्रिशनली या इन चीज़ों को, डाइट क्योंकि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड देन अगेन लाइफस्टाइल। जब मैंने भी पीसीओएस के बारे में थोड़ा देखा कि हम इस पर बात करेंगे तो उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई कि वो सेल्फ सर्च भी एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें, लेकिन उसको इम्प्लाई ना करें। डॉक्टर की हेल्प या पर्टिकुलर प्रोफेशनल की हेल्प आपके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने देखी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू डू इट, और क्या चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से जनाब इसको क्योर में कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करें? अच्छा, ये एक पूरा विशियस सर्कल होता है, चूँकि इसके अंदर वेट गेन की तरफ ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा जाती हैं और वेट गेन की तरफ जाती हैं, और इसमें इस तरह से भी होता है कि वेट गेन है तब भी पीसीओएस होता है, तो ये एक दूसरे के पीछे भागते हैं। तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अगर आप कैलोरिक कंट्रोल करते हैं, पीसीओएस का दुनिया में सिर्फ एक इलाज है और पीसीओएस का दुनिया में कोई इलाज है नहीं, आपने इसको सिर्फ कंट्रोल करना है, वरना ये सारी ज़िंदगी आपके पीछे भागेगा और आप इसके पीछे भागेंगे। तो इसमें अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करते हैं, आपको ये नहीं है कि कोई मीठा पूरी ज़िंदगी से बंद करना है या कोई रोटी चावल बंद करना है, आपको सिर्फ पोषण कंट्रोल करना है। सही आपको तरीक़े से चलना है, आपको वॉक है और एक्सरसाइज है, ये अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। दूसरी बात ये है कि ब्लड टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका सीरम इंसुलिन लेवल, जो फास्टिंग है, HbA1c, अगर आपकी फैमिली में पहले से मोटापा है, मौजूद है, फैमिली हिस्ट्री, पहले से पीसीओएस है, पीसीओएस रन्स इन द फैमिली, उसके अलावा डायबिटीज़ अगर पहले से फैमिली के अंदर मौजूद है, इनफर्टिलिटी के केसेस ददियाल में, ननियाल में हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। फिर अगर ये होता है कि पहले जो पीसीओएस था, अब इतनी ज़्यादा इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है, पहले माएँ बच्चियों को लेके हमारे पास नहीं आ रही होती थी, अब यह है कि बाकायदा बच्चियाँ विथ फेशियल हेयर ग्रोथ आ रही होती हैं, एक्नी के साथ, हेयर लॉस के साथ, पीरियड्स की इरेगुलरिटी के साथ, तो उनको शुरू में ही उनकी काउंसलिंग करना कि बेटा आपने अपना वेट लॉस करना है, घर का आपने साफ़ सुथरा खाना खाना है। बेसिकली ये होता है कि आजकल पेरेंट्स खुद बहुत बिजी हैं, ठीक है, दे डोंट हैव टाइम, तो वो बच्चों को 100-200 रुपए दे लेते हैं और वो बहुत इजी है कि कैंटीन में भी उन्होंने पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक खा लिए, घर आके भी ऑर्डर कर लिया
और खा लिया, तो उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना कि सुबह वो घर से नाश्ता करके जाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिसर्चेस में ये बात प्रूवन है कि जो लोग सुबह का नाश्ता करते हैं उनका वेट लॉस होता है, बढ़ता नहीं है। तो सुबह डबल रोटी अंडा या रोटी या सालन या अंडा खा के जाएं, ठीक है। उसके बाद लंच उनको माएँ बना के दें। बच्चियों को ख़ास तौर पे ये बात की जा रही है कि वो थोड़े से नट्स, मौसम का फल है, कोई कबाब है, सैंडविच है, बना के लेके जाएं। दोपहर में भी घर आके वो सैलड लें, छोटी सी चपाती है, सालन है, दाल चावल है, लें। पोषण के साथ खाएं। हर खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें, हर खाने से पहले सैलेड का इस्तेमाल करें, ताकि रोटी लें ज़रूर लेकिन इंटेक कम हो जाए। अगर डायरेक्टली रोटी पे जाएंगे तो उसका इंटेक ज़्यादा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। शाम में बच्चियों ने, बड़ों ने, जो भी ख़वातीन हैं, वॉक ज़रूर करें। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में फ़ौजी परेड भी कर सकते हैं। मैट बिछा के आप एक्सरसाइजेस करें, साथ में आपने पानी ले लिया, ठीक है। उसके बाद चाय या ग्रीन टी, दूध है, आपने उसका इस्तेमाल किया, फल और नट्स ले लें। इसमें सीडलिंग बहुत अच्छी रहती है। मैंने अपने पेशेंट्स में पूरे एक्सपीरियंस में देखा है कि फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल, चिया सीड्स का इस्तेमाल, ये बहुत अच्छा रहता है। इससे पीरियड्स की इरेगुलरिटी में बहुत फ़ायदा होता है। और अपनी विंडो को जल्दी क्लोज़ करें। रातों को 10-10, 11 बजे तक जागना और साथ में खाते रहना। डिनर अर्ली रखें, 7 बजे तक आपने रोटी, चावल, थोड़ी सी कोई भी चीज़ ले ली, साथ में सलाद, रायता इज़ मस्ट। पानी पहले हो, ना खाने के दरमियान ना खाने के बाद। सोने से पहले आप 1 कप स्किम मिल्क ले लें एंड दैट्स इट। फिर आप चिप्स ले रहे हैं, फिर नट्स ले रहे हैं, फिर पीनट्स ले रहे हैं, फिर आप डिलीवरी करवा रहे हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, आप इसको कट डाउन करते हैं, आपका वेट नीचे आता है। द मोमेंट आपका वेट नीचे आता है, पीसीओएस चला जाता है। पीसीओएस का झगड़ा सिर्फ आपके वजन के साथ। अच्छा, दैट्स इट। तो वैसे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होता है कि Yes. यार ये पीसीओएस का प्रॉब्लम है, हल ही नहीं Yes. होगा, उसके साथ ये कॉम्प्लिकेशन। आप लोग तो हमारी वेरी डाइट सिंपल और जो चीज़ें हमारी खुराक में अब शामिल हैं, प्रोसेस फूड्स का इंटेक, हमारी लग्जरी और हमारा सुकून ये है कि हम बाहर जाके खाना खाएं। बाहर जाके That's खाते it. हैं। वो एक आधा चीट डे आप रख लें हफ्ते Yes. में, आप महीने में, रख लें, 15 महीने दिन में 15 दिन के बाद रख लें। हाँ। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। और उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए वेट रिडक्शन बहुत अच्छा, जो लोग नहीं करते वो नहीं उनके करते, लिए उनका क्या आगे जाके कॉम्प्लिकेशन उनके लिए कॉम्प्लिकेशन देखें, पीरियड्स इरेगुलरिटी, एक 1 ईयर में 8 पीरियड्स एक एवरेज वुमन को होने चाहिए। अगर लेस देन 8 पीरियड्स हो रहे हैं तो इसको आगे जाके वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरफ भी कन्वर्ट हो सकता है और यूट्रस का जो कैंसर्स है। इसके अलावा डायबिटीज़ जल्दी हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम्स इसका अगर नहीं कंट्रोल नहीं करेंगे सब कुछ हो सकता है। उनको डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, फिर यही प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम होता है। और अगर पेशेंट कंसीव नहीं करता और अगर कंसीव हो जाए तो मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है इनके अंदर। पेशेंट आता है हम 2 महीने के बाद मिसकैरेजेस हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी की चेंजेस ऐसी होती हैं जो उनको कंसेप्शन को कंटिन्यू नहीं करने देती हैं। और फिर आगे हाइपरटेंशन के प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम्स, तो उनको बहुत ज़रूरी ये काउंसिल करना कि आपने वेट इवन 5% भी रिड्यूस करते हैं, उसका इफेक्ट 20% आता है कि उसको इतनी इम्प्रूवमेंट होती है उसके साथ ही इसकी। अच्छा, जिम वगैरह जो लोग खवातीन कर रही होती हैं पीसीओज में, वो उनको कोई नुकसान तो नहीं होता? ये हेल्पफुल है उनके लिए? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। हेल्पफुल है बिल्कुल। उसमें। आप और कोई भी exercise एक्टिविटी है। आप करें, कोई भी आपकी एक्टिविटी डेली की होनी चाहिए, डेली की। आप मैं पेशेंट्स को अक्सर कहती हूँ एक्सरसाइज ज़रूर करें, आप वॉक ज़रूर करें। ये नहीं कि आप कल से ही जी आप डॉक्टर ने कह दिया आप कल से 1 घंटा कर दें, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको करें, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ आवर, लेकिन उसको कंटिन्यू करें। और दूसरा इसमें ये समझाना बहुत ज़रूरी बात है कि इनका वेट लॉस इतनी जल्दी नहीं होता, रेजिस्टेंट वेट होता है, ये बहुत टाइम लेके आता है और अच्छा। और गेन बहुत जल्दी होता है। वैसे भी वेट तो बड़ा ही कोई ढीठ होता है भाई, स्टार्ट नहीं, बढ़ने में तो बहुत आसानी से बढ़ जाता है, लेकिन आप लूज करने पे आए तो वो वाली बात कि आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, तो वो कम होता है। मोटिवेशन बहुत चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों में आयशा, फखुंदा आप दोनों ही कमेंट कीजिएगा, लेकिन पहले आयशा कि डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज भी मैंने देखे हैं कि बच्चियों में या इस तरह की जो पीसीओएस का जिनको प्रॉब्लम होता है वो होता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ रहे होते हैं, हार्मोनल भी और फिजिकल भी। हार्मोनल और फिजिकल। अब आप बाहर जाते हैं, डिप्रेस हो आप जाती कपड़े हैं। ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पहना ओढ़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब 16 साल की बच्चियां जो हैं वो लग रही हैं 26 की या 30 की,
सो हाउ दे आर गोइंग टू फील गुड, वो अच्छी नहीं लग रही होती मुनासिब। फिर उसके बाद इसमें फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, आप शेव कर लें, आप कुछ भी, हर इंसान लेज़र नहीं करवा सकता, लेज़र आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एक विजिट लेज़र की 10,000 मल्टीपल सेशंस ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग आती है, बहुत ज़्यादा उसके सेशंस होते हैं। मुंह पे बाल आ रहे हैं, आप मुंह छुपाना शुरू कर देते हैं, वज़न आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर आपका दिल चाहता है कि जो सब कुछ खा रहे हैं लोग, हम भी थोड़ा सा खाएं, आप थोड़ा सा भी इसमें खाते हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। साइकिल्स ना होने से ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये एक खुदा की तरफ से आपका एक सिस्टम है ख़वातीन के लिए साइकिल्स होना। अब आपकी वो मिस आउट हो जाती हैं तो खुद ब खुद आप ब्लोटेड फील करते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, तो आपका डिप्रेशन इसमें बढ़ जाता है। अब इसमें हर इंसान को गाइडेंस चाहिए, ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को लेकर डॉक्टर्स के पास जाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि फिजिशियंस को खुद चाहिए कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास वो रेफ़र करें, वो भी नहीं कर पाते और डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। इसमें प्रॉपर डाइट प्लान आपको चाहिए, 2-2 हफ्ते के बाद फॉलोअप्स चाहिए। वो बस एक जनरल बात बता देते हैं कि जी आप रोटी चावल छोड़ दें, चीनी खाना छोड़ दें, बाहर जाना छोड़ दें, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, आपको एक प्रॉपर मील बना के देना है, उसके बाद फॉलोअप के लिए बुलाना है, उसके बाद फिर 2 हफ्ते के बाद फॉलोअप के लिए बुलाना है। कैसे आप किसी को कह सकते हैं आप रोटी चावल खाना छोड़ दें, चीनी, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये भी एक वो बल्कि एक मजीद डिप्रेशन में इंसान, अब रोटी चावल भी बंद हो गई, चीनी बंद हो गई, तो इस तरह तो इंसान और डिप्रेशन में चला जाएगा। आपने उसका जो हमारी बेसिक स्टेपल डाइट तो यही है, घर में बनता क्या है, रोटी चावल और यही सब खाना होता है। उस बच्चे को, इस इंसान को आपने बिल्कुल ही ख़त्म करके दुनिया से कट करके भेज दिया, फिर वो कहाँ जाए उसको समझ में नहीं आता। फिर नेट से उल्टी सीधी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, गोभी का सूप निकाल के पी लें, खीरे का सूप पी लें, वो 2-4 दिन फॉलो करते हैं, तो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो रही होती कि एक जगह डॉक्टर से उसको दवा भी मिले, उसको समझाया भी जाए, अच्छा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होता तो भी प्रॉब्लम होती है फरखुंदा, वेरी शॉर्टली। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपको होता है कि अच्छा हम तो इतनी एक्सरसाइज करें, 1 मंथ से हमने एक्सरसाइज करें, वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, हमारा नहीं हो रहा, तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके एक दिन एक महीने की बात नहीं है, ये आपकी लाइफ के साथ चलेगा, और जहाँ आप इसमें ब्रेक करेंगे ये वापस उसी स्टेज पर आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना और अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपना लाइफस्टाइल जो है, अगर जिनको भी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, एक तो जिनको पता चले सिम्टम्स, उसको क्योर करने की कोशिश करें, जाएं डॉक्टर से कंसल्ट करें, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें कि कैसे आपने अपना वेट लॉस करना है और आपको कौन सी चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं। आप लोगों ने हमें अवेयर किया, आप लोगों ने हमें आगाह किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फरखुंदा एंड डॉक्टर आयशा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।